सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपना क्लास 9th साइंस की जो हमारी बुक है एक्सप्लोरेशन, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस, इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो डाउट्स आपको आ रहे होंगे इस चैप्टर के बाद, ये जो मैं बताऊंगा काफी हद तक कम हो जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंटली सुनना पड़ेगा, चीजों को नोट मत करते रहना। ये सारी चीजें आपकी बुक से ही रेफर की गई हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें डाली हैं उसके नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा लिखने पर ध्यान मत देना, ज्यादा समझने की कोशिश करो और एज अ सिर्फ समझते हुए चलते रहो। ये मत सोचो कि ये लिख लेता हूं वो लिख लेता हूं, वो सब हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर स्टार्ट करें सबसे पहले अपने टॉपिक को बच्चों। तो हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से मिक्सचर से। मिक्सचर मतलब कि दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को जब हम आपस में मिला देते हैं, जो बनता है वो मिश्रण, वही मिक्सचर होता है ना। तो हम उसको डील करने वाले। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस टाइप का होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर बच्चों उसको कहते हैं जो कि एक समान रूप से, जहां पर इस तरीके से चीजें मिलती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि मिली है। जैसे सॉल्ट वाटर का कॉम्बिनेशन, आपने वाटर में एक चम्मच सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा देर ऐसे स्टीर किया उसे, और थोड़ी देर बाद देखो आपको पता भी नहीं चलेगा सॉल्ट कहां गायब हो गया। लेकिन पानी को टेस्ट करोगे तो टेस्ट उसका बदल चुका होगा, यानी नमक है तो उसमें, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कहां। तो इतना, इसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं बेसिकली, बिल्कुल एक परफेक्ट सॉल्यूशन एक तरह से, कि वो गायब ही हो गया उसमें। ऐसी चीनी और पानी का है कि चीनी को स्टीर करो स्टीर करो स्टीर करो, थोड़ी देर बाद चीनी भी पूरी तरीके से गायब हो जाती है, भले ही शुरुआत में क्रिस्टल टाइप की दिखाई दे रही थी। तो ये एक तरह के ट्रू सॉल्यूशंस के एग्जांपल है। ऐसे ही करके अगर हम आएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात करें, हेट्रोजीनियस मतलब हेट्रो वर्ड यूज होता है जहां पर अलग अलग वाली बात होती है, होमो यूज होता है जहां पर एक जैसी वाली बात होती है। तो जैसे हेट्रोजीनियस का मतलब ये हुआ, जैसे मैं कह रहा हूं कि क्या मेरे चेहरे पर लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट का, यानी लाइट यहां से पड़ रही है यहां नहीं पड़ रही, कहीं अंधेरा हो रहा कहीं छाया हो रहा। या फिर अगर पूरे बोर्ड पे लाइट परफेक्टली पड़ी है, पूरे में परफेक्टली पड़ी है, तो मैं कहूंगा होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है लाइट का, मेरे ऊपर परफेक्टली एक समान रूप से पड़ रही है। तो हेट्रोजीनियस का कुल मिला के मतलब होता है असमान रूप से, कहीं ज्यादा कहीं कम टाइप की चीज होती है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कहने का मतलब ये होता है कि इसमें ये परफेक्टली आपस में मिल नहीं पाते, जैसे नमक पानी और चीनी पानी मिल रहे थे। इसका फेमस सा एग्जांपल है ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन, यानी कि इमिसिबल टाइप के सॉल्यूशन अभी हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये आपस में मिलते नहीं है। आप चाहे ऑयल को कितना भी धक्का मार के नीचे भेज दो पानी के पास, लेकिन वो उठ करके ऊपर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, ऑयल हल्का होता है कुल मिलाकर पानी से। तो उसका नेचर है कि आप कितना भी उनको आपस में घोल लो, कुछ भी करो, थोड़ी देर छोड़ दोगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर हमेशा नीचे रह जाएगा। तो ये एक तरह का जो इनका सॉल्यूशन बना, ये एक तरह का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सैंड वाटर का सॉल्यूशन अगर आप देखें, मिट्टी टाइप या फिर सैंड आपने मिला दी है पानी में, सैंड पानी के साथ कभी घुलती ही नहीं है, सैंड पानी के साथ कभी घुलती नहीं है। अगर सैंड पानी के साथ घुलती तो सोचो कि आप बीचेस में जाते तो वो सैंड तो कब का घुल चुकी होती। तो इसीलिए वो यहां पर है नहीं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है पानी पानी रह जाता है, वो नीचे जाकर के बैठ जाती है बिल्कुल अलग से मुंह फुला करके। यहाँ तेल ऊपर बैठ जाता है, यहाँ पर रेत नीचे बैठ जाती है, बेचारा पानी परेशान कर चल रहा, बोल रहा कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे चल रहा। तो इस तरीके से बच्चों ये होता है। ठीक है, तो ये अभी हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उनके कुछ सब टाइप्स होते हैं, हेट्रोजीनियस के भी कुछ सब टाइप्स हैं। जैसे एक सब टाइप्स है ये वाला सस्पेंशन वाला। सस्पेंशन वो होता है जहां पर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं जिसको आपने मिलाया वो सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि देखो इसका मतलब क्या है, चलो मैं आगे ना उसको डिटेल में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि चूना है या चौक है, चौक का पाउडर बनाया आपने स्कूल में जो अपनी होती है, उसको ग्लास में डाल दिया, अब वो पूरे पानी को दूधिया कर देगी, बिल्कुल एकदम मिल्की वाटर टाइप का आपको दिखने लग जाएगा। और ऐसा नीचे जाकर भी नहीं बैठ जाएगी, ऐसा भी नहीं कि नीचे जाकर के बैठ जाएगी, वो पानी में ही रहेगी, लेकिन वो पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, ऐसे घूमते फिरते हुए दिख रहे होंगे। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल है, एक तरह का ये होता है, सस्पेंशन कहते हैं इसे। अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे जाकर के। कोलॉइड होता है और एक इमल्शन होता है। इमल्शन बेसिकली एक तरह का, ये जैसे ऑयल और वाटर का, दो इमिसिबल लिक्विड्स जब आपस में मिलते हैं, यानी जैसे वाटर और ऑयल मिल गया आपस में, तो वो ऊपर पर पे एक अपनी वो बना देते हैं, तहसी बना देते हैं, दोनों अलग अलग बाउंड्रीज अपनी बना देते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई ये इमल्शन टाइप का एक टाइप ऑफ होता है। कोलॉइड का मतलब क्या होता है? कोलॉइड का बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। कई बार जैसे किसी से पूछते हैं कि मिल्क कैसा सॉल्यूशन है, तो लोग आमतौर पे ऐसे ही कह लेते हैं कि मिल्क होमोजीनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि मिल्क में हमें लगता है कि सब कुछ होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऊपर से नीचे तक सब कुछ व्हाइट है, ऐसे सैंड वाटर की तरह कुछ अलग नहीं दिख रहा, ना ही ऑयल वाटर की तरह कुछ अलग दिख रहा है। बट स्टिल जो मिल्क होता है, जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोप लगा करके देखते हैं, तो पता चलता है कि मिल्क में भी जो पार्टिकल है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसमें भी पाए जाते हैं, यानी पूरी तरीके से जो उसका फैट वगैरह होता है वो ऐसा घुला हुआ नहीं होता जैसे नमक पानी घुला रहता है। तो एक तरह से इसे कहा जाता है कि अपेरेंटली होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस इन एक्चुअल,
यानी कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ये होते अपेरेंटली लगते हैं आपको कि होमोजीनियस होंगे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब इसकी सच्चाई देखी जाती है तो जैसे मैंने अभी आपको चूने वाला एग्जांपल दिया था कि चूना ऊपर ऊपर जो सस्पेंडेड फॉर्म में घूमता रहता है एक तरीके से ऊपर ऊपर, जलजीरा पाउडर बनाते हो जैसे जलजीरा घूमता रहता है ऊपर पर, तो वैसे टाइप पे दूध में भी घूमता है, लेकिन वो पार्टिकल इतने बड़े नहीं होते कि नेकेड आई से दिखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप लगा करके उनकी हालत भी सेम वैसी है जैसे कि यहां पर आपके पास वो चौक वाले पानी की हालत थी कि चौक ऊपर ऊपर दिख रही थी पूरी पूरी, वैसे एग्जैक्टली दूध में भी आप देखोगे तो वो पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में है चारों तरफ ऊपर नीचे और घूम रहे हैं इस तरह से सस्पेंडेड फॉर्म में, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है कि नेकेड आई से देखे जा सके और लेकिन इतने छोटे भी नहीं है कि उन्हें इग्नोर किया जा सके। क्यों इग्नोर किया जा सके कह रहा हूं, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्या फर्क पड़ता है कोलाइडल होने से और क्या फर्क पड़ता है सस्पेंडेड होने से और क्या फर्क पड़ता है ट्रू सॉल्यूशन के होने से। इन तीनों को हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है बच्चों, कुछ नहीं करना। इस पहले वाले में एक प्लेन वाटर है यानी कि सिर्फ टैप वाटर आपने इसमें डाल दिया, दूसरे वाले में आपने टैप वाटर वही सेम वाटर, उसमें आपने कुछ चूना टाइप का जो मैं आपको कह रहा था या इन्होंने क्या मिला रखा होगा एक बार देखते हैं, इन्होंने भी चौक पाउडर मिला रखा है, वो चौक पाउडर चौक आपकी स्कूल में लिखते होंगे अगर, उस चौक को पीस करके उस चौक को यहां पर डाल दिया वाटर के अंदर, और यहां पर तीसरे वाले में इन्होंने क्या डाला मिल्क डाल दिया, या देखते हैं इन्होंने क्या डाला, इन्होंने वाटर मिल्क डाल दिया, मिल्क की कुछ ड्रॉप्स डाल दी, ये तीन अलग अलग चीजें इनकी बनी। अब इन्होंने ये इनके हाथ में लेजर लाइट है आसानी से मिल जाती है ये बाजार वगैरह में, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना, इसको कभी भी डायरेक्टली आंखों के पास मत लगाना, ये जो लाइट्स होती है ठीक है ना। तो कहने का मतलब है बच्चों देखो ये लाइट वैसे ना यहाँ भी होती है, अभी आप लोगों को पता नहीं चलेगा, दिख रही है आपको, यही है वो बेसिकली, अभी इसमें मेरे ख्याल से दिख नहीं रही, अगर मैं ना ऐसे करता था ना एक बारी में ऐसे करके तो दिख जाती थी, अब पता नहीं दिखती है कि नहीं दिखती, माफ करना यार, कैमरे में तो नहीं गई होगी, कैमरे में भी नहीं जानी चाहिए, इसके लेंस के लिए भी अच्छी नहीं है, खैर चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो इधर देखो। तो बच्चों इसमें क्या होता है ना, बताइए मत किसी को, चलो इधर देखो, तो यहाँ पर ये जो तीन चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, इन तीनों को जब हम स्टडी करते हैं, जब ये लाइट को गुजारते हैं तो लाइट से सीधे आ रही वो चीज सीधे यहाँ दिखाई दे रही है, मतलब बीच के पाथ को वो दिखा नहीं पा रही, इस तरह से जब वो यहां जा रही है तो बीच के पाथ को दिखा पा रही है, पानी के अंदर भी आपको लाइट कुछ दिखाई दे रही होगी, और तीसरे वाले केस में भी पानी के अंदर आपको लाइट कुछ दिखाई दे रही होगी बच्चों, ठीक है ना। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब मुझे वह बताओ कि कोई चीज को हम देख कब पाते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है। अगर मैं आपको कहता हूं कि किसी चीज कोई चीज को हम देख पा रहे हैं, तो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो लाइट टकराती है उस ऑब्जेक्ट से और वो लाइट बीम हमारी आंखों में पड़ती है, हमारे रेटिना में पड़ती है, तो हम देख पाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे हम मून को देख रहे हैं, क्योंकि सन से लाइट मून पर जा रही है, मून से हमारी आंखों में आ रही है, तो तब हमें मून दिखाई दे पा रहे हैं। तो बस वैसी ही चीज होती है। अब सोचो कि यहां पर अगर लाइट को बाउंस बैक करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आपको चीज दिखेगी कैसे। जैसे सोचो कि अंधेरे कमरे में आप देख रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप अंधेरे कमरे में आपको कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट से लाइट बीम टकराकर आपकी आंखों में नहीं आती है, तब वो ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी आती है। तो यहां पर हमें लाइट फॉर्म होती हुई दिख ही नहीं रही, लाइट यहां दिख ही नहीं रही है, क्यों, क्योंकि वहां टकराने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है जिसके कारण हमें वो कुछ दिखाई दे, लेकिन यहां पर वो चीजें हैं। इससे ये प्रूव हो रहा है कि ट्रू सॉल्यूशन में वो जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड नहीं रहते। मतलब इसमें अगर हम देखें, इन्होंने ग्रुप ए में मैंने प्लेन वाटर कहा था, इवन इन्होंने कॉमन सॉल्ट मिला रखा है, और कॉमन सॉल्ट मिला नहीं है, इसमें कॉमन सॉल्ट मिला रखा है। तो ये ट्रू सॉल्यूशन जो हम पीछे कह रहे थे होमोजीनियस सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ा कि वो इतना ज्यादा घुल गया उसके साथ कि वो पानी हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा नमक वहां है, यानी नमक के पार्टिकल्स ही वहां पे नहीं, अगर होते तो उससे टकरा के लाइट आती और यहां पर कुछ लाइट लाइट दिखाई देती, जैसे इस केस में और इस केस में दिखाई दे रही है। तो ये दोनों के दोनों केसेस कहीं ना कहीं सस्पेंशन के केसेस है, क्योंकि इसमें भी सस्पेंशन हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये तो चूने वाला मैंने बताया था, इसमें तो आपको नेकेड आई से दिख भी जाएगा कि पार्टिकल्स घूमते हुए दिख भी रहे होंगे। और ये दूध वाले में भी जब हमने इस इफेक्ट को करके देखा तो मिल्क में भी हमें दिख रहा है इस तरह का, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मिल्क के अंदर भी पार्टिकल है, ऑल्दो हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो लाइट पार्टिकल को स्कैटर करने का काम जरूर कर रहे हैं। तो यहां से वो बात प्रूव हो पाई जो हम कह रहे थे कि यार कि मिल्क जो होता है वो भी एक तरह का सस्पेंशन उसमें भी होता है, यानी कि एक तरह का सस्पेंशन टाइप का है, लेकिन इतने बड़े मॉलिक्यूल नहीं है उसके, पार्टिकल्स नहीं है कि हम उसे सस्पेंडेड कह सके, लेकिन इतने छोटे भी नहीं है कि हम उसे ट्रू सॉल्यूशन कह सके, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर तो कर रहे हैं। तो एक डिफरेंट काइंड बना है यहां पर। तो ये ट्रू सॉल्यूशन या होमोजीनियस सॉल्यूशन, एंड दे बोथ आर बेसिकली द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है, बट लेकिन ये सस्पेंशन का है जहां पर आपने चॉक पाउडर को मिलाया, और जहां पे मिल्क है वो एक कोलॉइडल का एग्जांपल है,
ठीक है, अब क्लियर हो गया, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब बच्चों हम आते हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड व्हेन अ सॉल्यूट द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्वेंट। बच्चों सॉल्यूशन किसे कहते हैं बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि देखो सॉल्यूशन बेसिकली मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन में दो चीजें लगती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसे हिंदी में विलेय कहते हैं, विलेय पदार्थ। अगर हमारे कोई स्टूडेंट कुछ कुछ बच्चे रहते हैं कभी कभी हिंदी माध्यम के, जो विलेय होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट, और जिसमें घोला जाता है उसको कहते हैं विलायक। ये होता है विलायक जिसमें घोला जाता है, और जो ये फाइनली बनता है सॉल्यूशन इसे कहते हैं विलयन। बस यही बातें होती है, और इसके अलावा हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क नहीं होगा, बस ये तीन टर्म्स होते थे। बच्चों हुआ क्या इस कहानी में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे अगर आपने एक, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में आपने पानी लिया। अब ये ग्लास में जब आपने पानी लिया, तो मैं एक बार पानी दिखा देता हूं आपको डाल करके। ये पानी, ओह माय गॉड, एक मिनट, देख रहे हो बच्चों कैसे पकड़ लेता है ये। तो यहां से आपने पानी लिया, तो ये पानी है, और उसके बाद यहां पर आपने कुछ 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 ऐसे करके आपने कुछ एक चीज इसमें ड्रॉप करी, तो ये आपका बेसिकली सॉल्यूट हो गया, जो भी आपने इस पानी में डाला है। ये पानी जो आपका है ये एक तरह से आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि सॉल्वेंट वो है जिसमें घोला जाता है, जो ज्यादा अमाउंट में रहता है, और सॉल्यूट वो है जिसको घोला जाता है। जैसे नमक को अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो पानी सॉल्वेंट है, और जो नमक है वो सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम मान लेते हैं एक ग्लास वाटर में अगर मैं शुगर डालता हूं, तो इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ बताना। और मैं ऐसे बीच में जो भी क्वेश्चन पूछूंगा सबको एक जगह इकट्ठा करके टाइम स्टैम्प के साथ बताना, मास्टर इसका ये जवाब था, इसका ये था, ठीक है। एग्जाम्पल, इन द मिक्सचर ऑफ सुगर एंड वाटर, सुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हमने देखा। अभी हमें बेसिक सी बात समझ में आ गई कि जब मैं बोलूंगा सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो समझ में आएगा। अभी हमने बायोलॉजी पढ़ते समय बीच में सेल चैप्टर पढ़ा था, उस समय हम ऑस्मोसिस का प्रोसेस पढ़ लेते, तो वहां बहुत यूज होती हैं चीजें कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बेसिक से टर्म होता है, छोटे छोटे, हमें आने चाहिए समझ में। मैंने समझाई दिए, नहीं आएंगे तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देखना, ठीक है। अभी देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है किसी सॉल्यूशन का, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मैंने एक ग्लास वाटर में 1 चम्मच चीनी डाली, तो अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 चम्मच चीनी के बराबर है। मैंने 2 चम्मच डाल दी, तो ये 2 चम्मच चीनी के बराबर कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। जैसे कभी आप चाय पियोगे और आपको चाय थोड़ी सी ज्यादा मीठी लग रही है, तो आप कह सकते हो आज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, आज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। कभी चाय आपको फीकी सी लग रही है, आज चीनी नहीं है, तो आप कह सकते हो आज लेस कॉन्सेंट्रेट। आई एम सॉरी बच्चों, एक मिनट रुकना जरा। हेलो, हाँ। कभी अगर वो फीकी सी चाय बन गई, तो आप कह सकते हो कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, उसी को हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा डाइल्यूटेड है। कॉन्सेंट्रेशन का ऑपोजिट डाइल्यूशन हुआ एक तरह से, ठीक है। जहां पर पानी ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट, वो डाइल्यूट हो जाता है सॉल्यूशन, और जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता रहता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे अगर मान लेते हैं एक ग्लास आपके पास पानी है, आप उसमें चीनी बढ़ाते रहो, डालते रहो, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन करते जा रहे हो। अब एक ग्लास पानी है और उसमें चीनी डली थी, अब आप और पानी मिला रहे हो, तो आप इसको डाइल्यूट करते जा रहे हो। तो आप समझ रहे हो डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ और कॉन्सेंट्रेटेड करने का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा होगा। तो यही एक बेसिक सी बात है कॉन्सेंट्रेशन। ये टर्म इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम अपने टॉपिक को समझ पाए कि हाउ डू वी एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अब हमारे पास 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो हमें एक एक करके प्यार से पढ़ने हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को कैसे आप एक्सप्रेस करते हो, मतलब जैसे मैं भी बोल रहा हूं 1 चम्मच चीनी के बराबर कॉन्सेंट्रेशन, कैसे पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कैसे करोगे। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि मेरा, जैसे आप बोलोगे, मैं आपसे पूछूंगा स्कूल आपके घर से कितना दूर है, आप बोलोगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आप डिफाइन कर पा रहे हो ना, कुछ बता करके, कुछ पैरामीटर। अब ऐसे थोड़ा ना कि हाँ इतने में पहुंच जाते हैं, ऐसे पहुंच जाते हैं, वैसे पहुंच पाते, आप एक डिफाइन कर रहे हो कि 2-3 किलोमीटर, तो 2-3 किलोमीटर पूरी दुनिया में समझ में आता है क्या है, तो हर कोई समझ जाएगा कितना दूर है कितना पास है। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कम, अब वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो है वो है मास बाय मास परसेंटेज। ये एक पैरामीटर होता है जिसके थ्रू हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट उठा करके देखोगे जो आप यूज करते होंगे, उनके पीछे रैपर में इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं। जैसे ये स्कीम्ड मिल्क का एक इंग्रेडिएंट है, इसमें क्रीम नहीं होती, वैसा वाला मिल्क है फिलहाल। आप कोई भी अगर प्रोडक्ट उठा करके देखोगे बच्चों, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, और हर इंग्रेडिएंट में लिखा रहता है मतलब कि इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई है। ये FSSAI जो फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके रूल्स होते हैं कि किसी भी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल लिखनी होती है पीछे।
ये बता रहे हैं कि एनर्जी इतनी है, फैट इतना है, प्रोटीन इतनी है, टोटल कार्बोहाइड्रेट इतना है, एडेड शुगर इसमें कुछ भी नहीं है। अब अगर आप देखोगे ये बता रहे हैं कि अगर हो सकता है कि ये मान लेते हैं 1 किलो का पैकेट हो, ये हो सकता है कि 1 kg का पैकेट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 1 kg में कितना कितना मिला है वो नहीं बताते। ये बता रहे हैं कि पर 100 ग्राम में इतना है। तो अगर आपको 1000 ग्राम जितने में भी देखना है आप अकॉर्डिंगली देख लेना। हमने एक यूनिट सेट कर दी है कि अगर इसका 100 ग्राम आप दूध निकालते हो उसमें से बाहर, तो उस 100 ग्राम में आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना टोटल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, टोटल कितना एडेड शुगर मिलेगा, वो बता रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेसिकली, जो ये मास बाय मास परसेंटेज होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी लोग इसे वेट बाय वेट भी कह लेते हैं, इंडस्ट्रीज में ऐसे ही बोलते हैं। इसको ऐसे करते हैं कि आपको लिखना होता है ऊपर पे मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपका सॉल्यूट जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसको मिलाया गया है उसमें, और डिवाइडेड बाय जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको आप नीचे पे रख लेते हो, और ये इसका परसेंटेज निकालने के लिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर लेते हो, आप पता लगा देते हो कि उसका मास बाय मास परसेंटेज कितना है उस पर्टिकुलर चीज का। भी क्वेश्चन करेंगे उसमें और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। ये मास ऑफ सॉल्यूट कितना है और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है इनटू 100। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में कोई कहेगा कि इसमें जो फैट है वो फैट कितना है इस मिल्क में, तो आप बोलोगे फैट का मास कितना है, 1.31 ग्राम है पर कितना, पर 100 ग्राम है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन ओवरऑल कितना है पूरा का पूरा सॉल्यूशन या फिर जो भी है वो अभी मिक्सचर है, सॉल्यूशन ही है वो, मिल्क है क्योंकि, तो ये 100 ग्राम नीचे लिखोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस केस में बच्चों ये 100 और 100 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रिजल्ट आएगा 1.31 परसेंटेज, क्योंकि ग्राम ग्राम कट गया। तो आपको पता चल गया कि इसका जो मास बाय परसेंटेज है वो कितना है, प्रोटीन का इतना है, यानी आपको 1.31% प्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आमतौर पे 100 ग्राम में ही लेते हैं ताकि वो 100 एकदम से कट जाए। तो कैलकुलेशन से आप डायरेक्टली समझ जाते हो कि 1.31 ग्राम ही परसेंटेज है, क्योंकि वो पर 100 ग्राम में ही है। तो फॉर द सेक ऑफ ईज वो ऐसा करता है कि 100 ग्राम की कैलकुलेशन देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब भी ये मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं इसको ग्राम में ही लिया जाता है और इस वाले को भी ग्राम में ही कंसिडर किया जाता है। अगर कभी नहीं भी आपको पता चले तो के लिए मैं बोल रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा कि यहां पर हमारे पास कुछ एक वाटर होगा, वाटर इस तरीके से है, इस वाटर में हमने कुछ क्या करा, सॉल्ट को ऐड किया। तो कुछ सॉल्ट को ऐड किया, सॉल्ट मैंने ऐसे, अब सॉल्ट दिखेगा तो है नहीं क्योंकि वो सस्पेंडेड सॉल्यूशन तो है नहीं, सस्पेंशन का तो एग्जांपल है नहीं, बट स्टिल ऐसे ही दिखा रहा हूं। तो जो सॉल्ट है इसमें वो मान लेते हैं 10 ग्राम, क्वेश्चन ने दे रखा कि 10 ग्राम आपने इसमें सॉल्ट को डाला, और जो वाटर है आपका, वाटर आपका कितना है बोल रहे, मतलब वाटर सॉल्यूशन जो पूरा है, वाटर सॉल्यूशन, इवन मुझे आप कहना चाहिए वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन जो ये है, ये कितना है प्रॉपर 90 ग्राम का, 90 ग्राम का था। ये कितना था, ये 90 ग्राम का। तो आप देखना जरा बात को, बोल रहे हैं इफ 10 ग्राम ऑफ वाटर इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, एंड सॉरी ये टोटल कितना हो जाएगा 90 प्लस 10 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन कितने का हो गया 100 ग्राम का, क्योंकि पानी था 90 ग्राम और आपने 10 ग्राम क्या डाला, नमक, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कितने का हो गया 100 ग्राम का। तो अगर आपको इसका निकालना है, क्या निकालना है, मास बाय मास परसेंट, यानी कि आपको मास बाय मास परसेंट अगर इसका निकालना है, आप बोलोगे कि मास ऑफ जो सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट जितना है डिवाइडेड बाय आप मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान रखना सॉल्वेंट नहीं होगा नीचे पे, सॉल्यूशन होगा, यानी जिस पे, मतलब कहने का मतलब है कि उस पूरे सॉल्यूशन में उसका कितना हिस्सा है, बस हम वो देखना चाह रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपकी? बस इतनी सी बात है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम आपने नमक डाला था, और 90 मत लिखना नीचे क्योंकि 90 तो सॉल्वेंट है। ओवरऑल सॉल्यूशन कितना हो गया, तो ओवरऑल सॉल्यूशन में सब कुछ आ जाता है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है दोनों को जोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को? जैसे कहने का मतलब हो गया सॉल्यूट, अगर फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर कौन हो गया, सॉल्ट हो गया, और ये कौन हो गया, सॉल्वेंट, वाटर हो गया, तो ये दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो इतनी सी बात है। तो आप बच्चों देखोगे यहां पर सॉल्यूशन का आप कितना हो गया 90 प्लस 100, सॉरी 90 प्लस 10, यानी ओवरऑल वो 100 हो गया, एंड दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 100। 100 इस 100 को कैंसिल आउट करेगा, ग्राम ग्राम कट जाएंगे, 10% आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप कहोगे कि आपका जो इसमें ऑलरेडी परसेंटेज लगाते हैं तो यहां लगाने की खास जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही समझाने के लिए लगा दिया कि ये कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मास बाय मास परसेंट कितना है या वेट बाय वेट परसेंट कितना है, 10% है इस सॉल्यूट यानी कि नमक का इस सॉल्यूशन में। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैरामीटर भी है। हम क्या कर रहे हैं, वैसे हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मेजर किया जाता है, कि कोई चीज कितनी कॉन्सेंट्रेटेड है कितनी नहीं है। जैसे अभी अगर आपने देखा, आपने चखा इस पानी को, तो आपको कुछ कम नमकीन लगा, तो आप बोलोगे कि भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो।
तो वो कुछ करेंगे इंक्रीज, मान लेते हैं वो 10% की जगह 15% कर देंगे, आप वो 20% कर देंगे। तो एक पैरामीटर है जिसकी हेल्प से आप डिसाइड कर पाओगे कि ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है ना। मतलब एक फिक्स चीज भी तो है कि कल को मान लिया फॉर एग्जांपल आपने एक पैरामीटर फिक्स करना है, आप कुछ एक चीज बना रहे हो, आपने किसी को फोन में बोलना है, तो कैसे बताओगे कि क्या डालो, कि चम्मच डालो, 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो। तो ये फिक्स्ड पैरामीटर, आप उनको बोलोगे इतना ग्राम नमक डाल दो, तो ऑटोमेटिकली उतना कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो बस ये बात हो गई। अब बच्चों यहां पर हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कभी कभी क्या होता है, हमें हमारा जो सॉल्वेंट होता है उसका उसका उसको आप ना वो नहीं कर सकते, वेट करना कंपैरेटिवली इजी नहीं होता, उसके कंपैरिजन में उसको वॉल्यूम देखना कंपैरेटिवली आसान होता है। जैसे ये ग्लूकोज की एक बॉटल है, इसमें ग्लूकोज में एक सॉल्यूशन है कुछ, मतलब ग्लूकोज है उसमें पूरा का पूरा पड़ा हुआ। अब इस ग्लूकोज में किसी मेडिसिन को मिलाना है, मान लेते हैं कोई मेडिसिन है कुछ, फॉर एग्जाम्पल एक बार के लिए सोच लो, किसी मेडिसिन है, कोई पाउडर है, उस पाउडर को इसमें मिलाना है। अब ये इसका वेट तोलेंगे वो ज्यादा अच्छी बात नहीं, लिक्विड का वेट तोलना उतना अच्छा समझा नहीं जा रहा, तो उससे बेहतर है कि हमें इसका अगर वॉल्यूम पता हो, क्योंकि वॉल्यूम पता होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पे बॉटल्स में ऐसे ऐसे स्केल्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे लिखा रहता है 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml। अगर यहाँ 90 ml लिखा है तो इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक का अगर यहां तक भरा हुआ है तो 90 ml इसमें ऑलरेडी है। तो इसलिए वॉल्यूम मेजर करना कंपैरेटिवली इजी हो रहा है यहां पर सॉल्वेंट का। तो ऐसे केस में हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपका सॉल्यूट होता है उसका मास, क्योंकि ऊपर मास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मास बाय देख रहे हैं, क्योंकि हमने दवाई का पाउडर डालना है, तो अब वो तो पाउडर टाइप का, वो तो मास में ही मेजर होगा, उसको तो अब वो तो लिक्विड नहीं है, जैसे दवाई है उसका पाउडर डालना है, अपने मान लिया कुछ पाउडर डालना है इसके अंदर दवाई, तो ये पूरा पर एक कुछ सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे नमक डाल रहे थे आप, तो सॉल्ट टाइप का ही कुछ डालना है, बेसिकली कोई मेडिकल सॉल्ट टाइप का होगा, तो उसका मास देखेंगे हम, जो कि ग्राम में कंसिडर होगा। और नीचे पे इस बार हम वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम किसका, अब ओवरऑल वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, सिर्फ सॉल्ट का नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको 100 से बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हाई फाई कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं बच्चों, दीज आर वेरी मतलब बेसिक कैलकुलेशंस व्हाट वी आर डूइंग। तो ये इतना सा बात हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके हो गया। इस पे क्वेश्चन कैसे हो सकता है एक बार देख लेते हैं। जैसे इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, अभी क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं कि 5 ग्राम वाटर को, 5 ग्राम ग्लूकोज जो है उसको आपने वाटर में डिसॉल्व करना है। 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंट। बहुत सिंपल है, मतलब कि आपको किसी को ग्लूकोज चाहिए, तो उसके लिए ग्लूकोज आपने डब्बे में से निकाला, 5 ग्राम ग्लूकोज डालना है आपको, और वाटर कितना 100 ml लेना है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें पता करना है। तो हम बहुत सिंपल सी बात करेंगे, हम बोलेंगे, हमसे साफ साफ बोला हुआ है क्वेश्चन में कि भाई मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेट इट्स मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी कि उन्हें मास बाय वॉल्यूम परसेंट चाहिए, यानी कि उन्हें मास बाय वॉल्यूम परसेंट चाहिए। आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि ऊपर पे कौन है, मास ऑफ सॉल्यूट, और इस केस में सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज इस केस में सॉल्यूट है, और यहां पर नीचे पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कौन है, सॉल्यूशन ग्लूकोज और वाटर का, दोनों का मिला करके जो कुछ हिसाब किताब है वो है। तो बच्चों अगर आप यहां पर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे 5 ग्राम आपने लिखा, ये क्या हो गया, ग्लूकोज का मास। अब देखो यहां पर ग्लूकोज का वॉल्यूम तो आपको पता नहीं है, ऑल्दो वाटर का ऐसा लग रहा था हमें, लेकिन उसने हमारी हेल्प करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया कि मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसने ऑलरेडी बोल दिया कि इसकी वैल्यू 100 ml है। वो बोल रहा है आप इसकी चिंता मत करो कि आप ग्लूकोज का वॉल्यूम कहां से लाएं, वाटर का कहां से लाएं, उसने बोल दिया ओवरऑल इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको टेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको 100 ml लिखोगे यहां पर, और इसको 100 से बच्चों क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करना बनता था ना, क्योंकि परसेंटेज निकाल लो। तो आई होप समझ में आएगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। यहां पर जब आप लिख रहे हो तो देखो सिर्फ रटो मत, ऑल्दो काम हम एक जैसा ही कर रहे हैं बार बार, और इजी भी है, इसके अपॉन में वो डाल रहे हैं, लेकिन देखना है क्वेश्चन बदलने वाले चाहेंगे तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने 90 ग्राम ऑफ वाटर बोला, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कहते किसे हैं, तो 90 ग्राम में वो 10 ग्राम जोड़ना पड़ा। लेकिन इस केस में उसने डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम दे दिया, इस केस में पिछली बार की तरह नहीं किया। तो वो यहां पे आप चेक करोगे 100 कट जाएंगे, इस बार आप काट नहीं सकते इनको इस बार, क्योंकि कटेंगे नहीं ग्राम ग्राम, तो इस बार आपका रिजल्ट क्या आएगा, 5 ग्राम पर ml। तो ये ऐसे
तो ये ऐसी यूनिट आती है इसकी 5 ग्राम पर ml। तो इससे देख के आपको एकदम से आइडिया लग जाएगा कि ग्राम यानी मास होगा और ये नीचे देख करके वॉल्यूम, तो आप समझ गए कि ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। आप समझ गए। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे इनको, जैसे अगर आप यहां देखोगे इसमें कुछ दे रखा होगा, देखो यहां पर अगर आप देखोगे इस डब्बे में लिखा हुआ 5% W/V। W स्टैंड्स फॉर वेट। मैंने कहा कि आमतौर पे वेट बोला जाता है ना। अगर आप थोड़ा फिजिक्स पढ़ते हो तो ऑल्दो मास और वेट में फर्क होता है, लेकिन रेशियो वगैरह में कोई फर्क नहीं होगा, कट जाता है वो, इसीलिए मास भी कह सकते हो। लेकिन ये W/V लिखा होगा आपसे, कभी आपको दिखेगा किसी में, देखना कभी एयर ड्रॉप लेते हो, कभी कभी आई ड्रॉप लेते हो, तो उनको देखना, उसमें पीछे पे ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, देख के जरूर बताना कि आपने ऑब्जर्व किया। तो इसको देख के आप क्या समझ पा रहे हो कि भाई 5% है वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि 5% वो ग्लूकोज डाला हुआ है पर सॉल्यूशन के अंदर। तो आपको एक आइडिया एटलीस्ट लग पा रहा होगा। जबकि इस वाले केस में ना आपको कोई यूनिट नहीं मिल पाएगी, पीछे से यूनिट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्राम बाय ग्राम, यहाँ अगर मिलेगी तो वो ऐसे ही मिलेगी, फिर ग्राम बाय ग्राम ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना। वो काटते नहीं है ग्राम बाय ग्राम को, जैसे 10 ग्राम बाय ग्राम मिलेगा, जैसे इसमें कुछ है दे रखा, ऐसा सच कुछ दे नहीं रखा, आप देखना, ठीक है चीजों में। तो बच्चों ये हो गया। एक थर्ड केस होता है हमारे पास, जिसको कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कभी कभी क्या होता है कि दोनों सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, और जिस पे आप घोल रहे हो वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। आवाज तो है मेरी प्रॉपर आ रही होगी ना। तो जैसे बच्चों कभी कभी क्या होता है, जैसे नमक था भी, तो नमक एक तरह का मास टाइप की चीज है, जिसका मास मेजर इजीली किया सकता है, और पानी का वॉल्यूम इजीली किया जा सकता था। जैसे ग्लूकोज पाउडर डाला तो वहां पे मास बाय मास या मास बाय वॉल्यूम बेटर था। अभी ये केस है, जैसे लिख रखा व्हाइट विनेगर। तो विनेगर बच्चों जो होता है, सिरका कहते हैं जिससे, जो खट्टा सा एकदम होता है, आपको पता है कि वो बनता कैसे, एक एसिटिक एसिड नाम की एक चीज होती है जिसको इथेनॉइक एसिड कहते हैं। वैसे अभी आगे जाकर के क्लासेस में पढ़ोगे, उसको ऐसे लिखा जाता है CH3COOH। आपको कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्या होता है। मैं जब एक बार ना 11वीं 12वीं में था ना, हमारे प्रैक्टिकल हो रहे थे, तो ऐसे करके हमारे टीचर लाए बॉटल को, कि ऐसे लेके आ रखे थे वो किसी काम से। तो क्या हुआ कि ऐसे ना, मैं ना जोश जोश में, बच्चों ने ऐसे गया मैं वहां पे, और मैंने इसकी CH3COH की बोतल को ना ऐसे किया इनहेल। आप कभी मत करना, मतलब सिरका लगा लो, कि अगर सिरका भी आप इनहेल करोगे तो तीखी वो होती है, उसकी एक स्मेल होती है, बिल्कुल तीखी होती है। अब सोचो कि ये सिरका जो होता है उसका केवल 5% होता है, 3 से 5%। और सोचो कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड CH3COH को किया होगा तो क्या हाल, एकदम, मैं मुझे आज तक वो एक्सपीरियंस याद है कि धक्के से यहां तक लगा था एकदम, कि क्या चला गया एकदम, इतना तीखा वो था उसका। तो इसका कुछ मिलाकर के कुल 5% जो हिस्सा या 4-5% जो हिस्सा होता है, वो आपका विनेगर होता है। तो ये एसिटिक एसिड जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये होता है एसिटिक एसिड। इसको एथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। अभी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, आप ये मत सोचना कि क्या क्या लिख रहा हूं मैं, ऐसे ही लिख रहा हूं, आगे जाकर के फ्यूचर में आप लोग पढ़ोगे तो इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको ये चीज। तो एक कुछ चीज होती है, कोई एक एसिड होता है, उस एसिड को डाइल्यूट किया जाता है, या ये समझो कि उस एसिड की अगर 5 बूंद डाल रहे हो तो 100 बूंद आप डालोगे वाटर की, तब जो सॉल्यूशन मिलके बनता है उसको आप कहते हो कि वो विनेगर है। तो आप समझ रहे हो विनेगर कैसे बनता है। तो दोनों के इसमें क्या हो रहा है कि आपका सॉल्यूट जो है वो भी आपका लिक्विड फॉर्म में है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। तो इस केस में बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिया जाता है यहां पर, और नीचे पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, और इंटू 100 किया जाता है, तो आपका जो रिजल्ट निकलता है उसे हम कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस बार वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारा निकलता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमारा निकल रहा होता है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर इस तरीके का होता है कि उनको वॉल्यूम में ही कंसीडर करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है कहानी में। अब देखो एक क्वेश्चन है, इफ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड, जैसे पेस्टिसाइड कभी कभी क्या होता है, खेतों में खरपतवार वो हो जाते हैं, थोड़ा पेस्टिसाइड्स का यूज क्या आता है, आपने कभी देखा होगा स्प्रे करते हुए अपनी फसलों के ऊपर लोगों को, ताकि वो जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट वगैरह होते हैं उनके लिए वो होता है। तो लिखा हुआ इफ 1 ml ऑफ, अब वो पेस्टिसाइड का सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है, तो पेस्टिसाइड ये वैसी ही चीज है बच्चों जैसे रुआवजा होता है। अभी रुआवजा कैसे बनाते हो आप, कि रुआवजा या कभी आप बनाते होंगे ऐसी चीजें, तो आप उसमें एक ढक्कन सा डालते हो और बाकी पानी मिलाते हो, यही तो करते हो आप एग्जैक्टली, बस वैसे ही टाइप की चीज होती है। फिर जो एक सॉल्यूशन जो बनता है उसे आप पीते हो, कि आप कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल लगा के पी जाते हो, वो तो नहीं करते ना। तो बस एक चीज हो गई। तो इस तरीके से इफ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड की एक बॉटल आप ले आए, वो साल भर चलेगी। क्यों, क्योंकि उसका सिर्फ 1 ml आपने डालना है, किसमें, विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे फॉर राइस क्रॉप, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो प्यार से समझना, इसमें देखो ये लिक्विड पेस्टिसाइड है नंबर 1 बात, और वाटर जो है वो भी वही है, क्या बोलते हैं उसे,
वो भी एक तरह से लिक्विड ही है। तो कैलकुलेट, और ये खुद बोल रहे हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बताना है, तो कोई टेंशन की तो बिल्कुल भी बात नहीं है इसमें, सब कुछ दिख रहा है। हाँ, तो हम क्या समझेंगे, हम बोलेंगे मास्टर जी एक बार सिचुएशन को थोड़ा सा बच्चों समझ लो, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है कि 1 ml, मतलब आप यहां से कुछ एक जो चीज डाल रहे हो वो 1 ml आप ड्रॉप करने वाले हो, और ये लिक्विड पेस्टिसाइड होगा आपका, ठीक है ना, लिक्विड पेस्टिसाइड, सीआई, ठीक है, लिक्विड पेस्टिसाइड को बच्चों आप यहां पर डाल रहे हो इसके अंदर, इसके अंदर, और इसमें कौन है, इसमें बैठा हुआ है आपका पानी, इसमें पानी बैठा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। अब ध्यान से देखना कि वाटर कितना है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसमें मतलब बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक बेसिक सा नॉलेज लगाएंगे कि बोला है अमाउंट ऑफ वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन कितना ये नहीं बता रहा, टू फॉर्म 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे, यानी कि इसके अंदर अब मुझे बताओ पानी कितना होगा। जब ओवरऑल जो वो कह रहा है, वो कह रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके बारे में वो बता रहे हैं। अब देखो मुझे बताओ, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जो सॉल्यूट का वॉल्यूम है और जो आपके सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। प्लीज इस पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, मैं जब छोटा था मुझे इसमें कंफ्यूजन होता था, सॉल्यूट सॉल्वेंट, इसको सबसे पहले क्लियर करो। सॉल्वेंट मतलब जिसमें मिलाया जा रहा है, सॉल्यूट मतलब जिसको मिलाया जा रहा है, नमक सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, नमक पानी का जो मिक्सचर बना उसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों यहां पर आप देखोगे इस केस में साफ साफ आपको कहा गया है कि दादा ये वाली जो चीज है ये 100 ml है, यानी कि सॉल्यूशन 100 ml का बन गया। जबकि जो पेस्टिसाइड, इस केस में जो आपका पेस्टिसाइड है, इस केस में जो बच्चों आपका पेस्टिसाइड है, ये जो आपका पेस्टिसाइड है ये आपका सॉल्यूट है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं। और ये सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट आपका वाटर है इस केस में। तो आपको क्वेश्चन ने साफ साफ बोल रखा है कि सर ये पेस्टिसाइड जो है ये 1 ml अमाउंट है, तो अब आप मुझे खुद बताओ कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। इस केस में वाटर ही लिख देता हूं, सिंपल सिंपल, क्योंकि सॉल्वेंट आप समझ गए वाटर ही है। तो आप एकदम समझ गए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, 100 में से एक घटा देंगे तो 99 ml। क्या मुश्किल बात थी? आप बोल रहे हो कि मास्टर जी ये तो इतना ऑब्वियस है, आप ऐसे क्यों बता रहे हो? बच्चों कभी कभी ना किसी किसी को नहीं लगता है ऑब्वियस, तो इसलिए ऐसे बताना पड़ता है कि मैथमेटिकली हमने करके रख दिया उसे। तो अब एक बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि 1 ml में कितना मिलाएंगे कि 100 ml का सॉल्यूशन बने, तो 99 ml मिलाएंगे। तो अब हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो चुका है बेसिकली, और मैं अब ज्यादा कर नहीं रहा चक्करबाजी। अब इसके अंदर वाटर भी है और इसके अंदर हमारा पेस्टिसाइड भी है ना, कुल मिलाकर के वाटर और पेस्टिसाइड का सॉल्यूशन मिलकर तैयार हो गया। अब ये बोल रहे थे कि कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जब आपको निकालना है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे जो वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आई एम रियली सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एंड व्हाट यू विल नीड टू डू इज, आप बोलोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकल रहा है सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूट पेस्टिसाइड जो डाल रहे हो कितना डाल रहे हो 1 ml, यूनिट्स हमेशा लिखा करो, और सॉल्यूशन कितना डाल रहे हो, सॉल्यूशन ओवरऑल कितना हो गया 100 हो गया। ऑल्दो किसी ने आपसे पूछा नहीं है कि ये 99 था नहीं था, इसके बिना भी सारा काम हो सकता था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं बनाते समय। तो ये अब कितना है 100 ml है बच्चों, क्योंकि नीचे लिखना है सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन नो डाउट 100 ml का है, हमें नीचे सिर्फ वाटर का वॉल्यूम नहीं लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं। और ये हो गया कितना 100 आपस में कैंसिल आउट हो गए और मिली मिली बच गया। मतलब कहने का मतलब है वो परसेंटेज में 1% का आपका क्या बना, 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सॉल्यूशन है इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है इसका वो कितना है, पेस्टिसाइड का 1% का कॉन्सेंट्रेशन है। यानी सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है 1% का सिर्फ मतलब मोटा मोटा ये है कि 100, अगर आप 100 बूंदे आपके पास सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन में 100 बूंदे पड़ी हैं, तो उनमें से 1 बूंद पेस्टिसाइड की और 99 बूंद पानी की है। ये इसका मोटा मोटा मतलब हुआ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इसका मतलब हुआ बच्चों, ठीक है। तो आई होप यार तुम समझ पा रहे होंगे, बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। हाँ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, यही हो सकता है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ उस पर्टिकुलर चीज को, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत मुश्किल है। और मुझे अभी में लग रहा है कि मैं शायद समझा पा रहा हूं और आप भी बराबर बराबर समझ पा रहे हो, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना टाइम स्टैम्प से कि मास्टर ये कैसे होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एक इसको मैंने इसलिए रख दिया आपके लिए क्योंकि मैंने सोचा वैसे तो मैं क्वेश्चंस वगैरह आपको कराऊंगा एक्सरसाइज के, बट लेकिन ये पहला वाला क्वेश्चन देखो, अ कॉमन टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर मतलब जनरली जो पाउडर हम यूज करते हैं, पाउडर नहीं होता वो जो हम डालते हैं बॉडी में अपने, अब तो कम हो गया पाउडर, वैसे एक जमाने में बहुत होता था। तो पाउडर पहले डर्मी कूल का वैसा वैसा आते थे जो। तो अ कॉमन टैल्कम पाउडर कंटेन्स 4% mm। अब देखो इन तरह के टर्म्स को देख करके घबरा नहीं रहे हैं अगर हम, तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने क्या कहा 4% m/m। तो अभी लेक्चर पढ़ने से पहले अगर ये बोलता तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास बाई मास को।
ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास बाय मास। तो 4% जिंक ऑक्साइड, एक टैल्कम पाउडर में जिंक ऑक्साइड, कुछ होता होगा जिंक ऑक्साइड, मैंने ऐसे ही लिख दिया, कुछ होता होगा मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही लिख दिया कुछ होता है। तो जिंक ऑक्साइड ऐसे करके, इतना जिंक ऑक्साइड किसी एक बॉटल में हमारे पास पाउडर जो होता है उसमें जिंक ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, जिंक ऑक्साइड इतना पाया जाता है इसमें। अगर मेरे पास ये पाउडर है एक तरह का, कैसा पाउडर है, चलो ऐसा रंग बिरंगा पाउडर, इस पाउडर के अंदर बच्चों जो जिंक ऑक्साइड मिला हुआ है, जो जिंक ऑक्साइड मिला, आप ये मत सोचना क्या लिख रखा मैंने, जिंक ऑक्साइड को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया ऐसे, ठीक है ना, एक लैंग्वेज है ये, विच एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो उसका पर्पस भी समझा रहे हैं, मैं लगे हाथ, कि जो हम टैल्कम पाउडर यूज करते हैं उसमें जो जिंक ऑक्साइड होता है वो एज अ एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो चलो अच्छी चीज है भाई। बोल रहे हैं हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर। अब देखो ये थोड़ा उन क्वेश्चन का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मान लेते हैं कि 300 ग्राम का आपका टैल्कम पाउडर है, पूरा का पूरा जो है इसमें लिखा हुआ बाहर से 300 ग्राम। अब ये पूछ रहे कि बताओ इसमें जिंक ऑक्साइड कितना मिला होगा, ठीक है ना। हाँ तो बहुत सिंपल है बच्चों, आपको इस बार ये डेटा दिया है, ये कुछ ऐसी चीज है जैसे आपको मैंने बोला रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो फिर मैंने बोला लेंथ 2 है, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, तो कितना होगा एरिया, आपने बोला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसी दिन मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं कि एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ ब्रेथ कितनी होगी। तो कोई अलग फॉर्मूला याद रखोगे इस चीज के लिए? नहीं, ये वही फॉर्मूले में हो जाएगा काम, बस इसमें एक अननोन बदल गया, कोई और पूछा जा रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर आप यहां प्यार से देखना प्लीज, ध्यान से देखना, आराम से देखना, फुर्सत के साथ देखो, बहुत ऐसे जल्दीबाजी मत करो, ऐसा मत सोचो कि अभी इसके बाद दूसरा तीसरा देख लूंगा, ऐसे करके फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एक जगह एक ध्यान से बैठ के देखो, तुम्हारे लिए जब मैं लेक्चर ला रहा हूं मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ला रहा हूं कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है, इसीलिए ये मत सोचो कि मजाक मस्ती में चीज हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को करते हुए चलो। ऐसा ना हो कि तुम्हें बार बार लेक्चर ही देखने लग जाए, थक जाओगे तुम देख देख करके और समझ भी कुछ नहीं आएगा फिर इधर उधर से ज्यादा। एक जगह फिक्स करो अपने आप को, अगर बैठे हो तो ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। हाँ, और बिल्कुल क्लास की तरह बैठो, जितना ज्यादा डिसिप्लिन में बैठोगे उतना अच्छा रहेगा, और हम ट्यूनिंग बैठाने की कोशिश करो, क्वेश्चंस के जवाब कमेंट सेक्शन में दिया करो। अब बच्चों देखो यहां इस बार मास बाय मास दे रखा, तो हमें सीधे समझ में आ गया कि इस बार परसेंटेज मास बाय मास पर बात हो रही है, और हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूट पूरा ही लिखना पड़ेगा यहां, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या होता है बच्चों 100 होता है। अब देखो इस केस में हमें क्लियरिटी से समझ में आ रहा है क्योंकि मास मास है तो दोनों मास मास ही होंगे, और वास्तव में पाउडर हम जानते हैं कि मास में ही कम किया जाता है, और उसने बोला भी है कि उसका पूरे का 300 ग्राम है, उसने बोला भी है कि पूरा जो जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट 300 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर। तो बच्चों बहुत ईजी है इस बार पहले क्या था, हमसे ये पूछता था, ये दिए रहते थे, लेकिन इस बार ये दिया है। आप ध्यान से देखो ये कितना दे रखा है 4%, तो परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, 4 ऑलरेडी। और यहां पे अगर आप देखोगे तो सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि सॉल्यूट कौन है, बेसिकली मास ऑफ जिंक ऑक्साइड है, इसमें कंफ्यूज मत करना, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये जिंक ऑक्साइड है। अब रही बात यहां सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का मास कितना है, क्वेश्चन ने बोला था कि जो आपका मिक्सचर है ऑक्साइड प्रेजेंट 300 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर, तो 300 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर का मतलब इसमें सब कुछ, जिंक ऑक्साइड भी इंक्लूडेड है, होना भी चाहिए था। ऐसा नहीं कह रहा कि एक्सेप्ट जिंक ऑक्साइड 300 ग्राम है, ये नहीं कह रहा हूं, फिर ये भी कह सकता है और क्वेश्चन अच्छा मैथ्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो बच्चों यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, 300 हो गया यार, ठीक है ना। पूरे पाउडर, ये बेसिकली जो पूरा पाउडर है उसका कितना मास है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहां से, और ये हो गया मल्टीप्लाई 100 से। अब बच्चों 100 ने इसको कितने बार मारा, 3 बार, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 14। तो आप कह सकते हो कि जो आपके पास मास ऑफ जिंक ऑक्साइड है वो कितना हो गया 14, क्या ग्राम, क्योंकि ये यूनिट्स क्या होती है इनकी, ग्राम में होती है, क्या मैंने बताया था आपको ग्राम में होती है, स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं। तो अब हमें समझ में आ गया कि 14 ग्राम वो मौजूद है वहां पर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो आप समझ गए होंगे यार, बहुत सिंपल सी चीज है। 4 हमारा हाँ हो गया ना, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो ना कि 100 ग्राम में 4 है तो 200 ग्राम में 8 होगा, 300 ग्राम में 12 होगा, मतलब इसका वही है, वही हमने किया है, बहुत बेसिक जनरल नॉलेज लगा है वैसे यहाँ पर, ठीक है, हो गया। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर यहां पर वो ऐसा कहते, एक बारी के लिए मेरा क्वेश्चन सुनो और देखता हूं कितने बच्चे जवाब देंगे। अगर वो कहते कि ये जो 300 ग्राम है, ये टैल्कम पाउडर जो 300 ग्राम है, ये एक्सेप्ट जिंक ऑक्साइड है, यानी कि ये उस पाउडर का मास है जो जिसमें जिंक ऑक्साइड नहीं मिला। अब बताओ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चेक करता हूं कितने बच्चे, हर किसी के बस का वैसे होगा नहीं बताना, क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं, बाद में बोलोगे क्वेश्चन समझ नहीं आया था। ये 300 ग्राम पूरा का पूरा पाउडर का मास नहीं है इस बार, ये पाउडर के उस हिस्से का मास है जिसमें जिंक ऑक्साइड नहीं मिला हुआ है। अब करके दिखाओ,
ठीक है ना, हम मैथ्स की भी तो लगानी पड़ेगी ना, मैथ्स भी तो यूज करनी पड़ेगी ना बीच में। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस, बहुत प्यारा टॉपिक है बच्चों। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट सम पर्टिकुलर टेंपरेचर। यानी कि जो आपका सॉल्वेंट रहता है, या जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, अभी मैं बात करूंगा इसके ऊपर, इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। क्योंकि इसलिए बोल रहा है क्योंकि कई बार पानी को आप मिलीलीटर में ले लेते हो वॉल्यूम की फॉर्म में, या पानी को आप कभी कभी ग्राम में भी ले लेते हो। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में हमने देखा था कि हमने नमक और पानी के सॉल्यूशन में हमने पानी का भी मास देख लिया था कि ग्राम में। तो टेंशन की बात नहीं कि सॉल्वेंट को किस में लिया जाता है, वो अकॉर्डिंगली ग्राम में भी ले सकते हैं, एमएल में भी ले सकते हैं। और ध्यान रखना एमएल में लेते हैं, लीटर वगैरह में नहीं लेते। The maximum amount of solute that dissolves in a fixed quantity of the solvent is called its solubility at a given temperature। ये से हाईलाइट किया मैंने, इसका कुछ मतलब है, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि solubility क्या है। बच्चों देखो, डेफिनेशंस याद करने के लिए बिल्कुल नहीं होती, और आपको बहुत कूल होकर समझना है। मतलब साइंस ऐसे वाला हम पढ़ लें कि भाई हमें मतलब समझ में आ गया, अब हम अपने वर्ड्स में लिख के आ जाएंगे, मतलब समझ गए हम बस। जैसे आप अपने स्कूल से घर से स्कूल का रास्ता क्या किताबों से पढ़ के जाते हो क्या, रिवाइज करके, समझ गए ना। अब आप कहीं से कहीं भी होंगे तो कहीं से भी निकल के आ जाओगे ना, पता है ना आपको, उतना ही रहना है, वर्ड्स अपने आप आ जाते हैं लिखने के लिए। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। इसमें क्या हुआ बच्चों, आपने कभी एक काम किया है, एक एक्सपेरिमेंट करना घर में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या करना, जैसे आपके पास एक ग्लास लेना, और उस ग्लास में मेरे भाई आप लोग मेरे लिए एक काम करना, पानी डाल देना, ठीक है ना। पानी डाल देना इसमें, ठीक है, आधा भर देना, आधा भर दो इसमें पानी से, अभी मैंने पूरा ही भर दिया। उसके बाद बच्चों क्या करना, इसमें ना शुगर डालना, इसमें शुगर डालना, ठीक है ना। शुगर डालना 1 स्पून डालना, पहले 1 टेबल स्पून, फिर 2 डाल, 1 टेबल स्पून डालना, ऐसे ऐसे करके घुमाना घुमाना, शुगर गायब हो जाएगी। कांच का ग्लास रखना और पानी साफ रखना, तो तुम्हें दिख जाएगा कि शुगर कहीं से भी कहीं तक नहीं दिख रही, नीचे से देखना नहीं दिख रही, घुमा घुमा के नहीं दिख रही। फिर 2 चम्मच डालना, 3 चम्मच डालना, और घुमाते रहना। एक बार देखना कि कितनी शुगर को खा सकता है पानी, चेक करते हैं। वो पानी जो इसके अंदर जाता है, मतलब शुगर हम डालते हैं, वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, हम डालते हैं, गायब हो जाती है। इस पानी को कितनी मिठास चाहिए, एक बार चेक करना, देखते हैं कितनी, मुझे बताना कि इतना हमने सर आधा ग्लास पानी लिया था और इतनी चम्मच में इसका पेट भर गया। तो आप शुगर डालते रहना, घुमाते रहना, घुमाते रहना। जैसे आप शुगर डालोगे, घुमाओगे, गायब हो जाएगी। शुगर डालोगे, फिर से स्टिर करोगे, फिर गायब हो जाएगी। शुगर फिर डालोगे, स्टिर करोगे, फिर गायब हो। एक कभी तो ऐसी लिमिट आएगी कि वो आपका शुगर, अब उसका पेट भर जाएगा, बोलेगा भाई अब नहीं होगा, तो आप उस पर आप शुगर डालोगे, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, नहीं घुलेगी वो उसकी उसी में रहेगी, आपको शुगर क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो जब वो लिमिट आ जाती है तो इसका मतलब अब सॉल्युबिलिटी हो गई भाई, खत्म हो गया। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो शुगर आपने डाला, बेसिकली आपने बोला मैंने 5 चम्मच शुगर डाली मास्टर, और वो वहां पर क्या हो गई, अब उसके बाद वो आगे नहीं मान रही है, 5 चम्मच तक तो वो घुलती रही, तो उसका वो पर्टिकुलर, अब 1 चम्मच का मास मान लेते हैं 2 ग्राम होगा, तो 5 चम्मच का मास हो गया 10 ग्राम। 5 चम्मच में 10 ग्राम चीनी डाली, तो आप कह रहे हो कि भाई मैंने 10 ग्राम चीनी डाली, मतलब मैक्सिमम अमाउंट 10 ग्राम तक ये क्या कर गया, डिसॉल्व कर गया। तो सेम चीज है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी चीनी दैट डिसॉल्व्स, जो घुल जाती है इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को नहीं बढ़ाना, मतलब जैसे मैंने बोला आधा ग्लास लेना, तो अब ये नहीं कि चलो यार घुल नहीं रहा बेचारा, थोड़ा पानी और डाल देते, नहीं, उस हमें चेक करना है कि इतना पानी के लिए कितना ग्राम चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 100 ml पानी लिया था, फॉर एग्जांपल बच्चों हमने 100 ml पानी लिया था, और हमने देखा कि उसमें मान लेते हैं 10 ग्राम, 10 ग्राम में इसका पेट भर गया। तो अब हम समझ गए कि भाई पर 100 ml के लिए ये 10 ग्राम इसका सैचुरेशन आ जाता है। क्या बोलते हैं इसे, सैचुरेशन आ जाता है, सैचुरेशन आ गया। इसकी सॉल्युबिलिटी हमने पता लगा दी कि 100 ml में, पर 100 ml में 10 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो इससे फायदा क्या होगा, कल को अब मेरे पास 1 लीटर की बोतल है मान लेते हैं, अब मैं आपको बोलूंगा 1 लीटर पे एक्सपेरिमेंट करो, तो आप 1 लीटर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, क्योंकि आपको फंडा समझ में आ गया। आपको पता है चीनी बदलेगी नहीं और पानी बदलेगा नहीं, अब भले ही आप इनके अमाउंट बढ़ाते रहो, तो आपको समझ में आ गया कि 100 ml के लिए अगर इसकी सॉल्युबिलिटी 10 ग्राम है, और मुझे अगर 1 लीटर के लिए पता करना है, 1 लीटर के लिए क्या करना है, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो बस। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे यहां भी और यहां भी, तो ये वाला क्या बन जाएगा, 1 लीटर, क्योंकि 1000 मैंने यहीं पर 1000 बना दिया, आई एम सॉरी, क्योंकि 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 ml का मतलब 1 लीटर। तो आपने बता दिया 1 लीटर के लिए इसका मतलब 100 ग्राम है इसकी सॉल्युबिलिटी।
अब आप ऐसे करके आपको 100 लीटर का करना था, आप एकदम पता कर लोगे कि 100 लीटर के लिए कितनी है फिर वो। तो इससे समझ पा रहे हो आप क्या होगा। तो हम ऐसे ही करके पता लगा सकते हैं कि पानी और चीनी की, आपका ये एक्सपेरिमेंट है घर में, मुझे करके बताओगे कि पानी और शुगर, और देखते हैं कितनों के मैच करते हैं, क्योंकि शुगर पानी तो सबका एक ही जैसा होता है ना लगभग लगभग, ऐसा तो नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं कि तुम लोगों की सॉलिबिलिटी कितनी कितनी आ रही है, और तुम चाहो तो आधे ग्लास में चेक करो, एक ग्लास में चेक करो, कितने में भी कर सकते हो अपने हिसाब से जो मेजरेबल तुम्हारे लिए रहे, तो तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन इन्होंने एक वर्ड स्पेशल यूज किया, एट गिवन टेम्परेचर। फिक्स्ड क्वांटिटी रखने के बावजूद भी एक काम करते हैं, जैसे आपने 5 चम्मच चीनी डाली थी और 5 चम्मच के बाद अब चीनी घुल नहीं रही थी, तब तक आपकी मम्मी आई, क्योंकि उन्हें यह बात पता है। आपकी मम्मी आई, आपने बोला और चीनी घुलनी है, आप जाकर के पूछ भी लेना अपने घर में, मम्मी को पता होगा। आप जाकर के अगर पूछोगे कि अभी चीनी घुल नहीं रही, क्या करूं क्या करूं, वो आपको एक आइडिया देंगे। वो आपको आइडिया क्या देंगे पता है, वो आपके जो भी पानी है उस पानी को गर्म कर देंगे। अगर अब पानी गर्म होने लग गया और फिर आपने अब उसमें चीनी डाली, तो आप देखोगे अब चीनी फिर से गायब हो गई। जैसे ही आपने पानी को गर्म किया, तो वो जो डिसॉल्व पूरी तरीके से हो नहीं पा रही थी अभी चीजें, जिसका पेट भर चुका था, उसको फिर से उसको मन कर जाता है और खाने का चीनी, तो अब चीनी डालोगे फिर से चीनी गायब हो जाएगी, घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट था अब और ज्यादा आप डाल सकते हो। पहले 5 चम्मच डालने से काम चल रहा था और वो उसका पेट भर जा रहा था, यानी अब घुल नहीं रहा था, अब आप 6 7 8 कुछ और चम्मच डाल सकते होंगे जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर, इसलिए आपने देखा होगा जो गुलाब जामुन बनाते हैं या जलेबी बनाते हैं, वो उसकी चाशनी बनाते हैं। चाशनी क्या होती है, चाशनी वही चीज होती है जो सिरप होता है, जो शुगर सिरप, तो वो कितना मीठा होता है, वो कैसे हो जाता होगा सोचो इतना मीठा, क्योंकि अगर इसकी एक लिमिट है तो आप उसे इतना मीठा बना कैसे दे रहे हो, सोचा कभी इस बारे में कि अगर इसकी लिमिट है कि चीनी आप 5 चम्मच से ज्यादा आप डाल ही नहीं सकते, तो आप वो मीठा कैसे हो रहा होगा। वो मीठा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूअसली उसको टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर देने से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। 5 चम्मच लेने वाला 50 चम्मच लेने को तैयार हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, आप उसमें वो करके उसका पूरा पूरा सिरप ऐसे इतना मीठा होता है फिर वो, तो ये होता है, कभी समझना जरा कैसे बनती है वो, है ना। तो ये उसका मेन फंड है। तो अपने को क्या समझ में आया कि टेम्परेचर एक रोल प्ले कर रहा है यहां पर, यानी कहने का मतलब हुआ, जब भी आपने कभी किसी बच्चों देखो किसी सॉलिड को, कोई सॉलिड अगर किसी लिक्विड के अंदर गया हुआ है, अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर गया, जैसे ये लिक्विड है और सॉलिड को हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो बच्चों क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं, विलेयता की हम बात कर रहे हैं, ये टेम्परेचर की डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। आप ये मत सोचना है सिंबल किस चीज का है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई बहुत बड़ा भारी भरकम मतलब नहीं होता, इसका सिर्फ मतलब इतना होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। ये भी ट्रू है, घटने पर सॉल्युबिलिटी घटती भी है, अभी उसका एप्लीकेशन देखेंगे, और टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती भी है। तो इसीलिए आपने देखा होगा ना, जैसे गरम, जैसे चाय है कुछ गरम है, जैसे जैसे आप पानी को गरम गरम करते रहोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी नमक डालने पर। अब उस नमक चीनी सबके लिए काम करता है। तो ये कब है, जब आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डाल रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, सॉलिड जैसे समझ लो आप, सॉल्ट सोच लो या शुगर सोच लो, जो भी आप सोच सकते हो, और लिक्विड में बच्चों आप चाहो तो वाटर ले लो। तो ये इस तरह में, तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल है। तो इसीलिए ना ऐसे याद मत रखो सॉलिड सॉल्ट, ये लिक्विड ऐसे याद रखो, नमक पानी ऐसे याद रखो। तो नमक या फिर चीनी मुझे डालनी है पानी में। तो आपने एक बात कभी और ऑब्जर्व की होगी, इसका उल्टा भी ट्रू होता है। क्या मम्मी ने कभी आपको बोला, जैसे ठंडा पानी है, अभी ठंडे पानी में, जैसे आप गर्मियों में आ रहे हो, आप स्कूल से आ रहे हो, आप थक गए, आप शिकंजी बना करके पीना चाह रहे नींबू के, तो अब आप ठंडे पानी में आप चीनी डालते हो, आप देखते हो घुलती नहीं है, बहुत टाइम लगा देती है। आमतौर पे नॉर्मल पानी में चीनी घुल भी जाती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन ठंडे ठंडे पानी में, एकदम चिल्ड पानी आपने फ्रिज का लिया, उसमें चीनी घुलती नहीं है। इसलिए मम्मी एक काम करती है, वो क्या करती है, पहले पानी, नॉर्मल पानी में चीनी का एक सिरप पहले ही तैयार कर लेती है, फिर बाद में उसे ठंडे पानी में डाल देती है। ये मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या कहा, पहले ही जाकर के उन्होंने नॉर्मल पानी लिया, नॉर्मल टेम्परेचर का, और उस नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में पहले ही एक सिरप बना दिया शुगर का, है ना, देख लिया कितने ग्लास बनाने वाले उसके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें पढ़ रखी है, उस हिसाब से उन्होंने बना दिया। फिर उन्होंने जब ठंडा पानी जहां था वहां पर उसको एक फिर डाल दिया सिरप को, जब वो चीनी घुल चुकी है। ये एक टेक्निक होती है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जब कम होता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो पहले जो आप 5 चम्मच वो ले लेता था नॉर्मल वाटर में, अभी वो 2 चम्मच भी घोलने में नहीं घुल पाता उससे, क्योंकि वो ठंड लग रही है उसे, ठंडे टेम्परेचर में। तो ये बेसिक एग्जांपल के साथ याद रखोगे तो क्लैरिटी के साथ याद रहेगा, और एग्जांपल मैं दे रहा हूं।
और अगर आप ऐसे याद रखोगे एक एक करके टेक्निकल टर्म्स के साथ याद नहीं रहेगा। अब वो मैंने क्यों लिखा वहां पर बच्चों, इसलिए लिखा क्योंकि सिर्फ वही नहीं होता, कुछ और भी होता है। मास्टर जी और क्या होता है बच्चों? एक बहुत प्यारी चीज होती है, कभी कभी सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड की जगह गैस जाती है। आपको मैं बताता हूं, जैसे ये गैस है, इस गैस को आप पोर कर रहे हो किसी सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर, यानी कि लिक्विड यानी कि जो सॉल्वेंट है आपका, वो इस बार फिर से मैं वाटर को ही ले लेता हूं एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, ये वाटर टाइप का आपका। अब देखो ये आपको अगर वैसे बताऊंगा तो इस बारी में क्या होता है बच्चों, इस बारी में अगर आप सॉलिबिलिटी को चेक करते हो, मेरी बात को ध्यान से देखना, जब आप सॉलिबिलिटी को इस बारी में चेक कर रहे हो तो वो टेम्परेचर के उल्टे रिलेशन में होती है, इसे ऐसे लिखते हैं। आप घबराना मत, कोई आप मतलब मुझे पता है कि आप लोग बहुत समझदार और अच्छे बच्चे हो, तो इसलिए ये मत सोचना कि ये सिंबल क्या, इस सिंबल का सिर्फ मतलब इतना है, ये दोनों ऊपर नीचे का मतलब है कि एक बढ़ता है तो एक घटता है, यहां पर आमने सामने का मतलब जो उस पे होता है वही उस पे होता है। तो यहां पे टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, उल्टा रिलेशन है, इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिबिलिटी घटती है, उल्टा होता है यहां पर। अब ये आपको अजीब लगेगा और आप बोलोगे इतना याद कैसे करें? याद कुछ नहीं करना। कोल्ड ड्रिंक कभी पी है आपने? कभी भी कोल्ड ड्रिंक पी है? कभी कभी ना एक बार ना कोल्ड ड्रिंक जब आप नई एकदम ब्रांडेड न्यू कोल्ड ड्रिंक लाए, उसका ढक्कन आपने खोला, एक फिस की आवाज आती है, एक होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि उसके अंदर डाली जाती है। अभी आगे जाकर के आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे, कुछ रूल्स होते हैं सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए। ज्यादा प्रेशर अगर आप दोगे तो गैस ज्यादा सॉल्युबल रहती है, इसीलिए उसको हाई प्रेशर में टाइट करके बंद किया आता है। हेनरी का लॉ है ये, आगे जाकर के पढ़ोगे आप इस तरह की चीजें कि अगर किसी चीज की अगर सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करना है, जैसे यहां पर किसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि जो फिज टाइप का जो आपको महसूस होता है एकदम, जिसके कारण आप पीते हो कोल्ड ड्रिंक को, थोड़ा होता नहीं एक वैसी वाली जो चीज लगती है, वो वाली जो चीज होती है वो तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है उसके अंदर। तो आप देखते होंगे कि आमतौर पे जब हम बॉटल को लाकर के घर में छोड़ देते हैं, फिर एक दो दिनों बाद उसको पीने का मन भी खास नहीं करता, क्योंकि अब वो सिर्फ मीठी मीठी रहती है, उसमें वो वाली बात रहती नहीं। कौन सी वाली? वो जो रहती है, तुम समझ गए कौन सी वाली कहना चाह रहा मैं, वही वाली जो नाक से निकलता है, वो वाली की बात कर रहा मैं। तो बच्चों वाली बात कर रहा मैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जो घुली थी वो कम हो गई। जब तुमने ढक्कन खोला, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, वो इसको इंटेंशनली हाई प्रेशर में डालते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर में उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है। तुम्हारी बुक में नहीं है, ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आगे एक लॉ पढ़ोगे तुम ऐसा करके, कि जब आपको किसी गैस को कभी अगर डिसॉल्व करना हो तो आपको हाई प्रेशर रखना पड़ेगा, तब होता है। वो अलग चीज हो गई। फिलहाल यहां आते। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक को आप देखते हो कि ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक जो रहती है, उस ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से घुली रहती है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक को जनरली, अगर वही कोल्ड ड्रिंक जो ठंडी है जो तुम पी रहे हो, नहीं, अगर वो नहीं भी हो कोल्ड ड्रिंक, उसके बावजूद भी अगर वो कोल्ड ड्रिंक मान लेते हैं फ्रिज में ना रखी हो और बाहर रखी हो तुमने ना, अगर गर्म हो गई हो, तो तुम्हें वो वाला टेस्ट जो तुम कहते हो वो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने मान लिया, मैं दोबारा से एक बार इसे समझाता हूं इस चीज को। कोल्ड ड्रिंक तुमने निकाली, क्या क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है कि भाई बार बार जो कोल्ड ड्रिंक है उसे फ्रीज में ही डालो? फ्रीज में डालने का मतलब है कि जो तुम चाहते हो कि थोड़ी बहुत जो फीस उसकी बची रहे, तो फ्रिज में ही रखे रहने में उसकी भलाई है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने पर सॉलिबिलिटी बढ़ती है यहां पर। यानी जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी, अदरवाइज उसमें वो डब्बे के ऊपर हिस्से में ही कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी, जहां कोल्ड ड्रिंक है वहां घुल ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए ठंडा जितना टेम्परेचर रहेगा तो गैस उतनी आसानी से लिक्विड में क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। तो ये रूल यहां पर लगता है और वो रूल वहां पर लगता है। इसीलिए ये कहना कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, गलत है। अगर सॉलिड को लिक्विड में डाल लो नमक पानी वाले सॉल्यूशन में, तो हां बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाते रहो, सॉलिबिलिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आप किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप की किसी आप गैस को, किसी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप की किसी अगर आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, तो बच्चों ऐसे समय में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ज्यादा डिसॉल्व वो होती जाएगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये मेन फंडा होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो देखो मैंने एक दो फैक्टर बताया आपको, आपके मन में एक क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए कि जब फैक्ट्री में वो बनती होगी तो यार क्या वो टेम्परेचर एकदम ठंडा रखते होंगे कोल्ड ड्रिंक का? सोचो क्या होगा। और मैंने इसी के लिए दूसरा आपको एक सब्स्टिट्यूट भी बताया रास्ते में। सोचो क्या होता होगा कि जब वो कोल्ड ड्रिंक पैकिंग हो रही होती है तो क्या एकदम ठंडी होती है, क्योंकि उन्हें कोल्ड ड्रिंक के कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का चक्कर है। सोच के मुझे बताना, ठीक है। तो आई होप यार आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई कि सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है ना। अब ये सॉलिबिलिटी का इन्होंने यहाँ पे ग्राफ बना करके आपको दिखा दिया, पता नहीं कितना विजिबल है, लेकिन आपकी बुक में देखा है और वहां से भी देख सकते हो। ये टेम्परेचर की एक्सेस ले ली इन्होंने, यहाँ पर नीचे पे इन्होंने बच्चों क्या ले लिया? टेम्परेचर ले लिया यार, और जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में है, और यहाँ पर इन्होंने सॉलिबिलिटी ले ली ग्राम पर 100 ग्राम
ग्राम ऑफ वाटर, यानी कहने का मतलब है ग्राम पर 100, यानी कि ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो सॉल्यूट है वो ग्राम में मेजर कितना कितना किया वो देख रहे हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि मैंने टेम्परेचर जब 10 था, फॉर एग्जांपल दो तरह के कंपोनेंट कंपाउंड है हमारे पास, एक ए एक बी है, अलग अलग हो सकते हैं, एक नमक पानी का हो सकता है सॉल्यूशन, एक नमक चीनी का हो सकता है, अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसमें हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक किया। बच्चों ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, देखो जब मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक किया तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है करीब, तो ये 50 से कुछ नीचे मान लेता हूं, मोटा मोटा ये 40 मान लेता हूं ऐसे ही रफली। तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझे दिखा इसकी सॉल्युबिलिटी 40 है। 40 क्या, ग्राम पर 100 ग्राम। इसका मतलब पर 100 ग्राम वाटर में मैं 40 ग्राम डाल सकता हूं, इतनी सॉल्युबिलिटी है उसकी। तो हम एक बार रूम टेम्परेचर के अराउंड जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है बच्चों 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मतलब ऐसे ही नजदीक होता गई ना 30, हाँ, तो 30-40 के बीच में कहीं पर रूम टेम्परेचर होता है हमारा। तो मैं बोलता हूं कि जैसे रूम टेम्परेचर पे एक नॉर्मल वाटर की बात करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो रही है, 50 तक पहुंच रही है, मतलब 50 ही मान लो मोटा मोटा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 100 ग्राम पानी ले रहे हो तो उसमें आप 30 ग्राम इस जो भी सॉल्यूट होगा, मुझे नहीं पता ये सॉल्यूट क्या है, ऐसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये सॉल्ट है, एग्जांपल के लिए मान रहे हो तो आप इसे रफ लेना आइडिया को, और इसको मैं कहता हूं ये शुगर है, तो आप ऐसे एग्जांपल के लिए लेना बच्चों, ये रियल फैक्ट नहीं है। तो ये सॉल्ट है फॉर एग्जांपल, तो सॉल्ट आप 10 डिग्री मतलब सॉरी 30 डिग्री इसको कंसीडर कर रहे हैं, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने देखा नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हमारे घर का टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर पे हमने देखा तो हमारा कितना लगभग 50 ग्राम पानी, 50 ग्राम सॉल्ट घुल जाता है 100 ग्राम में। 50 के बाद 51 डालते हो वो मना कर देता है, वो दिखने लग जाता है सॉल्ट, वो घुलता नहीं है उसके अंदर। 52 डालते हो नहीं घुलता है। तो इसका मतलब ये हुआ। फिर हमने क्या किया, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपको मौका मिल जा रहा है अपनी मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाने का। तो ऐसे करते 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 आपने एक बारी में कम से कम आप यहां तक लगभग ये देख पा रहे होंगे 50 और 100 के बीच में लगभग 75 ग्राम तक आप पहुंच पाए इतना टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो कहां से, बिल्कुल इसकी लिमिट देखो कहीं कहीं 25 है, 25 ग्राम तक इसकी लिमिट थी शुरुआत में। जो अगर हम ग्राफ को देख रहे हैं 75 ग्राम तक आप लिमिट को खींच पाए। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और लगातार क्या हो रहा है, लगातार सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, आपको मौका और मिल जा रहा है अपने सॉल्यूट को डालने का। एक बात। अच्छा बच्चों एक बात और समझ में आ रही है, इस ग्राफ को देखकर हम एक बात बहुत श्योरिटी से कह सकते हैं, आप मुझे बताओगे क्या इसमें सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है या ये गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन होगा? आप मुझे इस बात का जवाब दोगे सिर्फ इस ग्राफ को देखकर। क्या इसमें सॉलिड को लिक्विड में डाला जा रहा है या किसी गैस को लिक्विड में डाला जा रहा है, इस वाले केस की तरह जो अभी पहले पढ़ाया था? इस बात का जवाब टाइम स्टैम्प के साथ देखोगे, देखता हूं कितनी एक्टिव लर्निंग चल रही है। ऐसी टाइप का बच्चों दूसरा वाला ग्राफ है, उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ अलग टाइप की है। तो दोनों की सॉल्युबिलिटी को सिर्फ समझाया गया, यहां पे कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स। अब हम देख रहे हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर्स को अलग कैसे किया जाता है। मैं एक बार क्विकली 1 मिनट के अंदर रिकॉल करता हूं जो हमने पढ़ा और अपने आप को चेक करो कि आपको सारे टॉपिक क्लियर है क्या। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि मिक्सचर के टाइप पढ़े, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस क्या क्या होते हैं। होमोजेनियस से मैंने बोला ट्रू सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट और वाटर का या शुगर और वाटर का होता है, और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन मैंने बोला कि जहां पर जैसे उसके टाइप्स बताए मैंने बोला एक इमल्शन टाइप का होता है जहां पर आपके इमिसिबल टाइप के लिक्विड जैसे वाटर और ऑयल मिलते हैं, या मैंने बोला एक कोलाइड टाइप का होता है जैसे मैंने बोला मिल्क होता है, और मैंने बोला एक सस्पेंडेड टाइप का होता है, सस्पेंशन होता है जहां पर पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूट के वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हैं, वहीं पर होते हैं, कहीं बैठ नहीं जाते, जाके घूमते रहते हैं और विजिबल होते हैं आंखों से, जैसे चॉक पाउडर और पानी का एग्जांपल था। उसके बाद बच्चों मैंने आपको आगे बताना चालू किया था, फिर मैंने आपको सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट जैसी चीजें बताई, फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन पे डिस्कशन किया, और कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने वाली यूनिट्स क्या है, हमने परसेंटेज, मास बाय मास देखा, फिर हमने मास बाय वॉल्यूम देखा, फिर हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखा, और सबको हमने बहुत प्यार से देखा, उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करे। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी के टॉपिक पर आए, और सॉल्युबिलिटी में हमें पता चला कि किसी भी फिक्स्ड सॉल्वेंट पर किसी दिए गए फिक्स्ड टेंपरेचर पर आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करवा पा रहे हो, वही उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है उस पर्टिकुलर। अब हम बढ़ते हैं आगे, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स। अब देखो इसका मतलब समझो, होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल लो, जैसे नमक पानी का एग्जांपल। अब नमक पानी में से नमक को अलग और पानी को अलग करना है, पानी मिलाना तो आसान था, अलग कर पाओगे क्या? तो ये क्वेश्चन है। चीनी पानी में से अलग कर पाओगे क्या चीनी पानी को एक दूसरे से? ये क्वेश्चन है। इस तरह का तो होमोजेनियस मिक्सचर में सेपरेशन कैसे होता है उन लोगों का, सॉल्यूट अलग हो जाए, सॉल्वेंट अलग हो जाए वापस से एकदम से, हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है। इसके बच्चों हमारे पास 3 मेथड हमारी किताब में हमें दे रखे हैं, बुक में हमें दे रखे हैं।
पहला है क्रिस्टलाइजेशन, बहुत ब्यूटीफुल मेथड है क्रिस्टलाइजेशन, दूसरे नंबर पे है डिस्टिलेशन और तीसरे नंबर पे है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे फटाफट से और मजा आ जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। एक के लिए भी आपको पेन उठाने की भी खास जरूरत नहीं है। देखो इधर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ, कोई टेंशन नहीं है उधर, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक जनरल नॉलेज से सिर्फ बात करूंगा, कान से सुनो ध्यान खोल कर, मैं कहना चाह रहा था ध्यान से सुनो कान खोल करके, मैं कह रहा कान से सुनो ध्यान खोल करके, चलो जो भी खोल सकते हो देखो। तो बच्चों अभी इसमें क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन में पहले एक बार देखो, वहां मत देखो, एक बात को समझो, प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल है, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल है बात, देखता हूं कितना प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो। मैंने कहा कि जैसे मेरे पास ये था एक मतलब मेरे पास दो केसेस है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे। मैं देखना चाहता हूं आज कितने बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो एकदम ध्यान से पढ़ाई करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर डीप डाइव करूंगा टॉपिक्स पे। अभी मैंने किसी भी ना फिजिक्स में, ना बायोलॉजी में, ना केमिस्ट्री में, ना किसी में मैंने अभी डिटेल में टॉपिक में पढ़ाना चालू नहीं किया, डिटेल मतलब डेप्थ में, जहां और हॉट्स की बातें की जा सकती है, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि देखता हूं पहले बच्चों का नेचर किस तरीके का है, वो इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं होते। अब फिलहाल इधर देखो, ये दो केसेस में लेकर के बात कर रहा हूं बच्चों, प्यार से सुनना। मैंने कहा कि मैं बात कर रहा था जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुझे पता चला कि 5 ग्राम पर 100 ग्राम, ये जो मैंने लिखा ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है कि 5 ग्राम पर 100 ग्राम ये इसकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर रहा है, यानी ये बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी इसकी इतनी है। मैंने अपने जो भी सॉल्यूशन मेरा होगा, सॉल्यूशन नंबर ए है और ये सॉल्यूशन नंबर बी है, मैंने बोला कि भाई मेरा सॉल्यूशन नंबर ए की जो सॉल्युबिलिटी है वो इस टेंपरेचर पर, क्योंकि जरूरी है बताना, मतलब मैंने इस टेंपरेचर पर चेक किया और इसकी सॉल्युबिलिटी है, मतलब अब इस टेंपरेचर पे तुम सोच रहे हो कि मैं 6 ग्राम और कर दूं, वो जो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 5 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। 100 ग्राम जो आपने वाटर या जो भी सॉल्वेंट लिया होगा उसमें 5 ग्राम से ज्यादा आप डाल नहीं सकते, आप डाल तो रहे होगे लेकिन वो घुल नहीं रहा होगा, डिसॉल्व नहीं हो रहा होगा, तो मैक्सिमम इतना ही डिसॉल्व हो पा रहा है एट दिस टेंपरेचर। गॉट इट। अभी किसी आप में से कोई आया, आपने बोला अरे मास्टर आपको पता नहीं, मैंने कहा क्या, आपने बोला टेंपरेचर का रिलेशन होता है, मैंने कहा क्या, आपने आया और आपने नोब को ऐसे करके घुमा दिया, आपने टेंपरेचर वाला जो था ओवन का मेरा बटन घुमा दिया उसका, तो आपने 30 डिग्री को कितना कर दिया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए आप, ठीक है। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए और मैंने सडनली देखा, मैंने देखा ये जो 5 ग्राम अभी तक मैं कर पा रहा था ये 8 ग्राम पर, ये कोई रियल डेटा नहीं है बच्चों, ये एक समझाने वाले डेटा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये 8 ग्राम हो गया। अब उसी पर्टिकुलर सॉल्यूट को जो मैं डाल रहा था, अब मैंने देखा कि मुझे 1 ग्राम डाला घुल गया, मैंने एक और ग्राम डाला फिर घुल गया, मैंने एक और ग्राम डाला फिर घुल गया, फिर एक और डाला नहीं घुल रहा, यानी 3 ग्राम में एक्स्ट्रा और डाल पाया आपके टेंपरेचर वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से। मैंने बोला यार बड़े जबरदस्त, तो कहां से पढ़ाई कर रहे इतनी सारा, तो तुम लोगों ने बच्चों बताया कि मास्टर इस बार जो हमारी सॉल्युबिलिटी हो गई, इस बार की जो हमारी सॉल्युबिलिटी हो गई है बच्चों, जो इस बार की हमारी सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने अटेन की है वो कितनी कर दी, 8 ग्राम पर 100 ग्राम। तो आप समझ पा रहे हो कि टेंपरेचर बढ़ाने पर, क्योंकि सॉलिड लिक्विड वाला केस था, आपको रूल पता था, आपने टेंपरेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, मतलब कि सॉल्यूट को ज्यादा डाला और थोड़ा डाला और वो भी घुल गया। अब एक आप में से कोई एक और बच्चा आया, वो अलग ही लेवल पे सोचता है, वो अलग ही लेवल का बंदा था, वो क्या कर रहा, वो बोल रहा मास्टर 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 एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या करेंगे, बोल रहा मास्टर एक काम करते हैं, ये जो सिनेरियो है, ये जो पप्पू बता रहा था ना, वो पप्पू था जिसने बताया था मुझे, बोल रहा वो नहीं हम कुछ और करेंगे। मैंने कहा क्या करोगे, बोल रहा मास्टर, अरे रुक जाओ यार इसकी भी सुन लो जरा बच्चे, रुक जाओ ठीक है। हाँ, तो इस भाई ने क्या किया, इस भाई ने, तुम्हें पता, गेस करो क्या किया होगा, टाइम स्टैम्प में पहले ही बता दो कि मास्टर ने पहले गेस कर दिया था। इस वाले दादा ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। अरे बच्चों बर्तन वही है यार, तुम ये मत सोचो कि बर्तन बदल गए और कुछ चक्करबाजी हो गई, कुछ सब कुछ सिमिलर सिनेरियो है, वो मैं कॉपी नहीं कर पाया उसको, ये सेम चीज है। इस भाई ने आकर के 40 डिग्री से उसको 35 डिग्री कर दिया, इस दादा ने आकर के इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठा दिया। अब इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में हम कुछ बात करेंगे, अब इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ बात करेंगे। देखो मुझे बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 5 से कम होगी, 5 से ज्यादा होगी, 8 से कम होगी, 8 से ज्यादा होगी, क्या होगी, कमेंट सेक्शन में। अब देखो आपको करना पड़ेगा, आपको बताना है कि क्या होगी, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, और टाइम स्टैम्प के साथ लिखिए, और एडिट मत करना उसके बाद जब मैं जवाब दूंगा। अब सुनो, ये सॉल्युबिलिटी मुझे ऐसे तो नहीं पता एज सच एग्जैक्टली कितनी होगी, उसके लिए तो मैं कोई वो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूं कि ये कुछ ऐसी कुछ हो गई होगी। अब ये मत सोचना पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे लिख दिया मैंने थोड़ा सा ना, 6.56 भी लिखता, कुछ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब मुझे बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये वही हुआ सर, आपने सिंपल सा रूल, आपने मास्टर आपने पढ़ा नहीं क्या, मैंने बोला क्या, आपने बोला मास्टर आपका जो सॉल्युबिलिटी है उसके लिए हम एक रूल डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्युबिलिटी के लिए हम एक रूल डिस्कस कर चुके हैं कि टेंपरेचर के साथ उसका डायरेक्ट रिश्ता है,
डायरेक्ट रिश्ता का मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन ये तब की बात है जब आप सॉलिड और लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, जिसमें आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, आपने बोला हाँ मास्टर समझ गए। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये पहले सॉल्युबिलिटी से कम हो गई, इससे ज्यादा ही है, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर पर है, लेकिन सॉल्युबिलिटी कम। अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या फर्क पड़ा होगा, जो चीजें सारी घुल गई थी इसमें, और अगर आपने 40 डिग्री को मान लिया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को थोड़ा ग्रेजुअली धीरे धीरे टेम्परेचर कम किया कम किया कम किया और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाए और चल दिए चाय पीने अपना 1-2 घंटे बाद, और 1-2 घंटे बाद जब मास्टर आप लोग आओगे बच्चों यहां पर, आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा, क्या कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा। ये कौन है, ये वो लोग हैं जो 35 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के एक्स्ट्रा टेम्परेचर के बीच में, अगर सोचो कि ये हुआ होता कि मैंने 35 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया होता तो मुझे सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का मौका मिल जाता, तो जो वो 1.5 ग्राम की जो एक्स्ट्रा सॉल्युबिलिटी आई थी, 1.5 ग्राम का जो एक्स्ट्रा में मटेरियल डाल पाया था अपने सॉल्यूट को, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया था, वो वापस रिफंड हो जाएगा। वो बोलेगा भाई देख टेम्परेचर कम तो हमारा रिश्ता भी खत्म, वैसे ही को वैसा वापस। तो कहने का मतलब है ये जो 1.5 ग्राम है, अब आपको मैंने लिख भी दिया ऐसे करके 6.5, 7.5 और 8, क्यों 6.5 से 8 के बीच में 1.5 ग्राम का फर्क है, तो वो 1.5 ग्राम आकर के वापस तुम्हें सॉलिड की फॉर्म में दिख गया। बोला मालिक गलती हो गई है ये यहां पे बैठी आकर के तुम आए, तुम बोले आइला ये क्या हो गया, तो समझ में आ रहा है। ऐसे ही बच्चों अगर तुम टेम्परेचर डाउन डाउन करते रहोगे तो फिर जो, क्योंकि आप क्लियरिटी के साथ समझो ना, क्योंकि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी 6.5 ग्राम ही है और आपने टेम्परेचर को वापस वहीं पर ले आए उस पॉइंट पे, तो भाई ये 6.5 ग्राम को ही डिसॉल्व कर पाएगा, एक्स्ट्रा 1.5 ग्राम को बाहर निकाल के रख देगा। बोलेगा बाहर निकाल दिया लाला मैंने, चीटिंग करते हो तुम लोग, पहले बढ़वा के वहां करते हो फिर सोचते हो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो टेम्परेचर घटने के साथ सॉल्युबिलिटी घटेगी भी, और जो एक्स्ट्रा डिसॉल्व हो चुका था, तो ये मत सोचना परमानेंटली हो गया, जैसे ही टेम्परेचर पीछे होगा वो वापस निकाल के दे देगा तुम्हारा हिस्सा तुम्हें। तो ये कितनी अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या हो रहा है कि जो अभी हमें दिख नहीं रहा था इसमें नमक नुमक कुछ भी गिरा हुआ, लेकिन टेम्परेचर कम करते नमक दिखने लग गया। तो कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही तो हम क्या कर सकते हैं, नमक पानी को अलग कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन को टेम्परेचर घटा करके। क्या मेरी बात किसी को समझ में आ रही है? तो इसको ग्रेजुअली घटाना होता है। अब मतलब अगर आपने टेम्परेचर समझ गए बात को, पहले बताओ। तो ये बात होगी। इसीलिए बच्चों जो चीनी वाला एग्जांपल दे रहा था मैं, चीनी और उसका एग्जांपल दे रहा था मैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कैसे कर सकते हो, घर में तुमने गर्म पानी लिया, मतलब पहले पानी लिया नॉर्मल, उसमें क्या डाला, चीनी डाली, घोली घोली घोली, धीरे धीरे घोली, नहीं घुल रही है, उसके बाद तुमने पानी गर्म किया, अब घोलने लगे, फिर पानी को घोल दिया, अब तुम देख के गए हो कि सब कुछ घुल गया, भाई मजा आ गया, आज का काम 25 हो गया, हमने बहुत घोल दी चीनी, पूरा डब्बा खत्म कर दिया चीनी का, पूरा ग्लास, एक ग्लास था पूरा का पूरा चीनी पी गया, और तुम सोच रहे हैं मजे आ गए, घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चीनी कहां गई। ऐसा मत सोचियो, तुम सो जाओगे, अगले दिन सुबह तब तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आते आते वो गर्म पानी ठंडा हो जाएगा, और मेरे भाई वो चीनी बाहर निकल के आ जाएगी, तब तुम्हारे तोते उड़ाएंगे मम्मी। समझ में आ रही बात? हाँ, तो इसलिए समझ में आ रहा है। तो ये जो बना बेटे, इसी को कहते हैं क्रिस्टल, यही है वो क्रिस्टल्स जिनकी बात कर रहे हैं, इसी को कह रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन, और यही वो मेथड है सेपरेशन का। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस ये चीज, इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, सॉलिबिलिटी और टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया। यहां देखो, अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड दैट इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। ठीक है, अब देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बच्चों कौन सा होता है? वही जहां पर उसकी लिमिट आ गई है, समझा रहा था ना मैं कि एट दिस टेम्परेचर उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सैचुरेट हो गया वो, आप और डिसॉल्व नहीं करवाएगा उस टेम्परेचर पर। तो ठीक है, the principle of purification by crystallization is based on the difference in the solubility of a substance at different temperature. जो मैंने आपको बताया, this method can be used for the separation of two solids in which one of the compound is present in small quantity and both are soluble in the same solvent. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नमक चीनी का एक साथ घोल था, तो तुम नमक अलग और चीनी अलग भी करवा सकते हो, क्योंकि नमक अलग उसमें डिसॉल्व होता है, उसका टेम्परेचर कुछ और है, चीनी का कुछ और है। तो समझ रहे हो आप? तो रास्ते में आते आते वो अलग अलग भी कर सकते हो तुम इस तरीके से। एक बात ये हो गई। इसको इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये कह रहे हैं कि हमने कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया, यहां पर एक वाटर बाथ। ये वाटर बाथ का मतलब क्या है कि जो नीचे बर्नर जल रहा है, ये ट्राइपॉड रखा हुआ है नीचे, ट्राइपॉड स्टैंड जो रखा हुआ है, ये ट्राइपॉड स्टैंड के डायरेक्ट ऊपर आप अपनी इसको नहीं रख दोगे बीकर को, उसके बीच में आप क्या रखते हो, उसको वाटर बाथ करवाते हो, यानी कि इससे वाटर गर्म होगा और वाटर के ऊपर तुमने अपना बीकर रखा हुआ है, तो इससे क्या होता है, होमोजीनियसली गर्माहट आ पाती है।
तो ऐसे आमतौर पे प्रैक्टिकल लैब में ये किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि एकदम डायरेक्ट फायर अगर उस बर्तन में आएगी तो वो नीचे वाले को हेट्रोजीनियसली फायर का हीटिंग होगी ना, तो इसीलिए पहले पूरा, क्योंकि पानी अपने आप को पहले पूरा गर्म करेगा ऐसे टाइप से, तब ये गर्माटेगी। तो वाटर बाथ कहते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म जब कभी किसी चीज को करना होता है तब तक के लिए करते हैं। और ज्यादा अगर तुम्हें गर्म करना है तब तुम सैंड बाथ या ऑयल बाथ करवाते हो अपने उसको, ठीक है ना, सैंड को गर्म करवाते हो या फिर उसको करवाते हो, क्या बोला मैंने, ऑयल को। तो इन्होंने कॉपर सल्फेट डाला, अपना ग्लास रॉड डाली। अब इन्होंने क्या किया, ग्लास ऐसे डाला जाता है लिक्विड, प्रैक्टिकल जब लैब में जाते हो तो उसके अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो, ये नहीं कि डाल दिया मग्गा पकड़ करके, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहां पर ये ग्लास रॉड है, उसके थ्रू धीरे धीरे करके अपना तुमने क्या करा, उस चीज को बढ़ाते रह रहे हो। इसका हाँ ठीक है। तो देखो, प्रिपेयरिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अपने उसको मिलाते रहना है जो सॉल्यूट है ना, ताकि सॉल्यूशन अब इसके बाद डिसॉल्व ना हो पाए। फिर उसके बाद ये ग्लास रॉड से उसको क्या कर रहे हैं, सैचुरेट कर रहे हैं, फिल्टरिंग द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो भी हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, जो इनका सैचुरेशन में आ गया था ये सॉल्यूशन, इसको निकाल करके अब इन्होंने क्या कर दिया, अलग रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाटर वॉच ग्लास है, इसको ढक दिया उन्होंने बीकर से, और इसको क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। ये सिंपल सी बात है, आप ये मत सोचो कॉपर सल्फेट क्या क्या होता है, आप कुछ मत करो, आप नमक का सॉल्यूशन सोच लो। आपने नमक का सॉल्यूशन है, आप धीरे धीरे करके नमक का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हो। आपने पानी था, नमक डाला, घुल गया, फिर आपने थोड़ा स्टीर किया, नमक डाला, घुल गया, घुल गया, घुल गया, घुल गया, घुल गया, फिर आपने ऐसे करके उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, जिसके बाद वो नहीं घुल सकता। फिर आपने उसे अलग सेपरेट कर दिया, ढक के रख दिया, चल दिया चाय पीने के लिए। अब ये कूल हो रहा है अपने आप, नॉर्मली कूल हो रहा है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। जब बाद में आके आप देखोगे तो आपको ऐसे क्रिस्टल्स वगैरह आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस वही जो हमने डिस्कस किया था, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अब बच्चों आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक बहुत ब्यूटीफुल सा प्रोसेस है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डिस्टिलेशन में क्या होता है, पहले डिस्टिलेशन से पहले एक बेसिक फंडा समझो। क्या आप इस बात को मानते हो कि लिक्विड को हीट करने पे वो वेपर बनती है? मानते हो? तो आप इस सिंपल से लॉजिक को जानते होंगे कि अगर हमारे पास सॉलिड है और उसके बाद लिक्विड फेज आता है, लिक्विड के बाद हमारे पास गैसियस फेज आता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, मतलब टेम्परेचर हमने यहां से आने में टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहां से आने में भी हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। जैसे बर्फ को अगर आप गर्म करोगे तो वो पानी बन जाएगी, फिर लिक्विड को गर्म करते हो तो वो गैस बन जाती है, जैसे पानी को गर्म करते हो तो वो वेपोरेट हो जाती है। तो इसी तरीके से इसका उल्टा भी ट्रू होता है, यानी गैस को अगर तुम लोग लिक्विड में जाना चाहते हो तो अपने टेम्परेचर को क्या करो, डाउन करो, डिक्रीज। ऐसे ही लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए आपको अपने टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, डिक्रीज। यानी कि अगर आपको पानी को बर्फ बनाना है तो आपको पानी को ठंडा करना पड़ेगा, तो वो बर्फ बन जाता है। ऐसे ही करके अगर आपको गैस से पानी में आना है, पीछे आना है, तो गैस से पानी में आने के लिए गैस को ठंडा करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो वेपराइजेशन उसको कहते हैं जब लिक्विड से आप, इसलिए बच्चों देखो, टेक्निकल टर्म में तब तक मत जाना तक प्रैक्टिकली समझ नहीं आ रहा। पानी, बर्फ और वो जानते हो ना सब, वेपर जानते हो ना। तो बर्फ को हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पानी बनता है। पानी को हम टेम्परेचर बनाते हैं, वेपर बनती है। बस अब उल्टा करो, वेपर से हमें पानी बनाना है, हमें गैस से पानी बनाना है। कैसे बनेगा? टेम्परेचर ठंडा करके। फिर पानी से हमें बर्फ बनानी है, टेम्परेचर ठंडा करके। एक बेस्ट एग्जांपल होता है, बॉटल देखी होगी आपने कभी, फ्रिज से कभी ठंडी बॉटल ला करके बाहर रख दो, बॉटल के बाहर पे आपको लिक्विड ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। क्या है वो? क्या आपकी बॉटल लीक कर रही है? नहीं। तो कहां से आया वो पानी? आपने पानी बना दिया। कैसे? मैं बताता हूं, हल्का सा समझो तो क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बॉटल है, वाटर बॉटल, ये ठंडी ठंडी बॉटल थी। आप इस ठंडी ठंडी बॉटल को बाहर लाके आपने रूम टेम्परेचर पर रख दिया। अब इस बॉटल का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा है, मान लेते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बॉटल है, और बाहर टेम्परेचर चल रहा 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। आप समझ रहे हो? बाहर रूम टेम्परेचर है। तो बच्चों जैसे ही आपने इसे लिया है तो हीट फ्लो का एक रूल होता है, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस दिखेगा हीट फ्लो हो जाती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो बेसिकली क्या होता है कि इस बॉटल को ठंडा कर, इस बॉटल को गर्म करने के लिए, यानी इक्विलिब्रियम के लिए, आसपास का जितना मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, इसके एयर मॉलिक्यूल्स जो भी यहाँ पे आसपास इस बॉटल के थे, वो सब हीट अपनी ड्रॉप करने लगते हैं, हीट इनकी तरफ से हीट फ्लो होने लगता है बॉटल की तरफ। क्यों? ताकि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आए, ताकि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आए। ये बोलते हैं कि भाई हम 30 पे, बेचारा 0 पे, इसको भी 30 करो। तो सब अपना अपना टेम्परेचर देते हैं। तो बेसिकली जब कोई गैस अपना टेम्परेचर लूज करती है तो ये क्या हो रहा है, गैस टेम्परेचर दे रही है, मतलब गैस ठंडी हो रही है। और मैंने क्या बताया था, जब भी गैस अपना टेम्परेचर लॉस करती है क्या बन जाती है? लिक्विड। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वही जो आसपास की हवा थी वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ये प्रोसेस कंडेंसेशन का प्रोसेस है। समझे आप बात को? कंडेंसेशन कितना इजी होता है। तो जो वो पानी के चारों तरफ जो आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही है वो कौन है? वो उसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स से, जो हमें दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन अब वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए तो अब दिखने लग गए। और क्यों वाटर मॉलिक्यूल्स बने?
क्योंकि उन्होंने थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाने के लिए इस बॉटल को अपना टेम्परेचर देना चालू कर दिया, क्योंकि जब भी हीट टेम्परेचर डिफरेंस होता है हमेशा हीट फ्लो होता है हाई टू लो टेम्परेचर की तरफ। तो अब आपको समझ में आ गया फंडा क्या होता है। तो लिक्विड को हीट दो, वेपर बनती है, और फिर वेपर को अगर कूल करो तो वापस से लिक्विड बन जाता है। तो आप ऐसा मत सोचो, आगे नहीं है, ये इसी में चल सकते थे एक वो बना करके, ये चाहते तो यहीं से वो कर लेते, लेकिन उन्होंने इसको दूसरे अंदाज में समझा। तो ये तीन अलग अलग लोग नहीं है, एक दो फिर वापस दो से एक। पानी से अगर मुझे गैस बनानी है, मुझे उसको हीट देनी पड़ेगी, गैस से मुझे पानी लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कूल करना पड़ेगा, अपनी गैस को ठंडा करना पड़ेगा, पानी बन जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आपने कभी देखा एसी में पानी भी निकलता है? कभी आपने देखा? आपको पता नहीं होगा आउटलेट्स कहां, जहां से एक पाइप से एसी का पानी भी निकल रहा होता है, वो पानी कहां से निकल रहा है? वो गैस जो ठंडी होकर कंडेंस हो रही है वही पानी बन जा रही है, वरना एसी के अंदर पानी थोड़ा ना डालते हो आप। अब देखो, अब इस डिस्टिलेशन का प्रोसेस इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो मैंने आपको बताया कि गैस जब ठंडी होती है तो वो पानी बन जाती है, ये प्रोसेस है। अब डिस्टिलेशन हम क्या पढ़ रहे हैं? सेपरेशन पढ़ रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर का। अभी तक हमने इससे पहले वाला जो एग्जांपल देखा उसमें एक सॉलिड टाइप का था और वो एक लिक्विड टाइप का था। नमक था, वो पानी में मिला था, तो हमने टेम्परेचर करके नमक को अलग कर दिया, नमक के क्रिस्टल बन गए। ऐसा करा हमने। ऐसी नमक वगैरह ऐसे ही निकाले जाते हैं समुद्र से, जो निकलते हैं ना, बनता है इसी प्रोसेस से, जो हमने पीछे पढ़ा क्रिस्टलाइजेशन। अभी इस बार का जो हमारे पास मिक्सचर है वो किसका है? दो लिक्विड्स का है। फॉर इंस्टेंस बच्चों, हमारे पास एक मिक्सचर है जो कि एसीटोन और एक किस चीज का है? एसीटोन का और वाटर का। अभी आप आगे जाकर के हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एसीटोन कुछ होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसको CH3COCH3 ऐसा कुछ बोलते हैं, प्रोपेनॉन इसका वैसे नाम होता है। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सोचना है कुछ होता है, भाई चल हो गया, एसीटोन होता है कुछ, चलो मास्टर होता है। एसीटोन वाटर को तो तुम लोग जानते हो, एसीटोन और वाटर दोनों मिल गए आपस में, और ये दोनों लोग जब मिलते हैं तो ये वैसे ही मिलते हैं जैसे कि नमक पानी मिल रहे हैं, मतलब दिख नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं कि तेल और पानी की तरह मिल रहे कि अलग हो गए, तो ये ऐसे ही मिलते हैं, एकदम से होमोजीनियसली मिल जाते हैं। तुम्हें पता नहीं चल पाएगा, तुम ऐसे उठाओगे एक चम्मच तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ये एसीटोन है कि वाटर, मिक्सचर है उनका, जैसे नमक और पानी का रहता है। अब इसमें से हमें एसीटोन अलग करना है और वाटर अलग करना है। तो ये डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस होता है ये एक फंडे पे काम करता है। ये कहता है कि भाई मैं उन पे काम कर पाऊंगा, मेरी लिमिट वहां पर है जिनके बीच में एटलीस्ट, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क होगा। अब सुनो इससे होगा क्या। और एसीटोन और वाटर ऐसे लोग हैं, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब कि जैसे पानी को तुम गर्म करते हो, पानी उबलता कब है? एक लिमिट में आकर के। वो लिमिट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी तब तक अपना स्टेट चेंज नहीं करता जब तक 100 डिग्री ना हो। 100 डिग्री के बाद मिले हुए टेम्परेचर से पानी अपने स्टेट को बदल देता है, अपने वाटर से वेपर बनने लग जाता है। लेकिन उससे पहले 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाता है। समझ आ रही है? लेकिन वैसे ही एसीटोन 56 डिग्री के बाद ही उबलना चालू कर देता है। ये जल्दी, ये शॉर्ट टेम्पर है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बच्चों ऐसा करके, तो लिक्विड्स दैट डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट एटलीस्ट बाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर परफेक्ट फॉर द मेथड। ये मेथड के लिए पहले है क्या, एक बार पढ़ लो। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल मतलब जो मिले जुले हैं एकदम, बिल्कुल आप पता नहीं कर, तेल और पानी जैसे नहीं, तेल और पानी वाली इमिसिबल है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया नमक पानी जैसे एकदम घुला रहता है, लेकिन ये दोनों लिक्विड्स हैं इस बार। मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर until the liquid with the lower boiling point vaporizes. The vapor is then cooled, turning back into liquid. This process is known as distillation. आसवन कहते हैं हिंदी में। इतना इजी मेथड है, ये खत्म हो गया मेथड। बहुत सिंपल मेथड है। बोल रहे हैं हम एक प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं जो आपको मास्टर ने पहले ही बता दिया। डिस्टिलेशन होता क्या है, हमारे पास जो एक मिसिबल, ये वाला जो एक मिसिबल लिक्विड्स हमारे पास होंगे, जो मिले हुए लिक्विड्स हैं, फॉर एग्जांपल एसीटोन और हमारे पास वाटर का सॉल्यूशन है, इनमें खास बात होनी चाहिए कि इनका बॉइलिंग पॉइंट में एटलीस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो समझते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इनको, ये सॉल्यूशन को आपने बर्नर लगाया और आग लगा दी नीचे से, जैसे ही आपने बच्चों इसको आग देनी चालू करी, फायर देना चालू किया, कुल मिला के हीट देना चालू किया, ये दोनों लोग टेम्परेचर गेन करने लग गए। और इनकी रेस कहां तक है? अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट तक। क्योंकि दोनों को भाग जाना है यहां से। इन दोनों को है कि लिक्विड से अपना स्टेट चेंज करेंगे, स्विच मारते हैं एक। तो कहने का मतलब यह है कि ये पानी चाहता है मैं भाप बन के उड़ जाऊं, और ये भी कह रहा है एसीटोन मैं भी उड़ सकता हूं, भाप मैं भी बन जाऊंगा, तो इसलिए ये भी भाप बन के उड़ना चाहता है। तो उसमें क्या है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो पहले उड़ जाएगा। समझ रहे हो? और अब जब टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर तो दोनों को एक तरफ से मिल रहा है, मतलब एक समान मिल रहा है, तो इसमें जल्दी निकलने के चांस किसके हैं? एसीटोन के। क्योंकि एसीटोन, जो बच्चों मैंने आपको बोला, जो एसीटोन, ये जो एसीटोन है, ये जो एसीटोन है, अरे यार,
ये जो बच्चों एसीटोन है, एसीटोन के लिए 56 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और वाटर का आमतौर पे शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है। तो एसीटोन जल्दी निकलेगा कि वाटर जल्दी निकलेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ बताओ दिमाग लगा करके। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर, तो इसलिए ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझो बात को, फिर तो कहानी तुम भी बना लोगे, ठीक है ना। मैं याद करके थोड़ा ना रखा, इतना कैसे कर लूंगा इतना सारा याद, अगर समझ ही बात तो बस वही है। तो हमें पता है जैसे ही हमने हीटअप करना चालू किया, धीरे धीरे जल्दी आ जाएगा 56 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसे ही 56 डिग्री आ गया, वाटर को एसीटोन बोल रहा बाय बाय दादा, और यहां से निकल लिया ऊपर को, क्योंकि एसीटोन अब क्या है, भाप बनने लग जाएगा, वेपर बनने लग जाएगा, ऊपर जाने लग जाएगा। तो एसीटोन भाप बन करके, तुम अगर गौर से देखो किताब में ना उबाल मारते हुए भी दिखा रखा है यार, क्या आर्टिस्ट को मानना पड़ेगा, उबाल भी दिख रहे भाई, क्या फील है। और गहराई में देख रहा हूं तो कुछ लहरें भी जाती हुई दिख रही है, तुम अपनी किताब में देखना, वाह मान गए भाई, आर्टिस्ट को सैल्यूट है भाई। तो कहने का मतलब बच्चों, इसमें से भाप बन के निकलने लग गया 56 डिग्री। अभी इसको उतना ही रास्ता लगभग और तय करना है वाटर को, जितने में एसीटोन करके भी चल लिया, उसको लगभग 2 गुने का फर्क है। तो अब क्या होगा, एसीटोन ऊपर आएगा। थर्मोमीटर भी हमने लगा रखा है ताकि हम लोग टेंपरेचर वगैरह देख सके। जैसे ही 56 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, हमने अपने ग्लूकोज तैयार होगा, हमने बोला एसीटोन उड़ने वाला है। एसीटोन जैसे ही आया बच्चों, हमने एसीटोन की जो भाप बनी थी, हमने ये वाला जो रीजन है, ये पर्टिकुलर वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस रीजन में हमने कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है कि ठंडा माहौल बना रखा, यानी कि हमने कुछ यहां से पाइप वगैरह लगा रखे हैं, वाटर के इनलेट्स लगा रखे हैं, और ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, यहां से जा रहा है, एक साइकिल चल रही है, जिसके कारण वहां का टेंपरेचर मेंटेन हो रखा है। जैसे तुम्हारे कूलरों में लगा रहता है पाइप, कि पानी आता है, गिरता है, नीचे जाता है, तो एक कहीं ना कहीं कूलिंग पैड बन जाता है उसके अंदर, तो वही हवा तुम्हें ठंडी ठंडी महसूस होती है। तो यहां पर हमने इसका स्वागत करने के लिए, एसीटोन के लिए हमने यहाँ ठंडा अरेंजमेंट कर रखा, वो हम कर लेंगे बाद में जब करना होगा, तुम समझ गए क्यों कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ ठंडा अरेंजमेंट करा, कैसे कर रखा है वो एक अलग बात है, कर रखा है, हाँ कर रखा मास्टर, कुछ भी करके ठंडा कर दिया हमने इलाके को। अब ये जैसे ही इसने देखा, आइला ये ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा था, मस्ती मस्ती में सीटी मारते हुए कि उड़ता चलूं मस्त पवन में, ऐसा गाना गाते गाते एसीटोन क्योंकि उड़ने लग गया। तब तक इसकी नजर पड़ी, आइला वहां ठंडक है, यहाँ ठंडक है, यहां इसको दिखा यार ठंडक हो रखी, तो ये ठंडक की तरफ जैसे ही बढ़ने लगा, अब क्या हो रहा, वो एसीटोन का जो एसीटोन जो कि अभी गैसियस फॉर्म में था, वो अब ठंडा होने लग गया। वो एसीटोन जो अभी गैसियस फॉर्म में था, वो ठंडा होने लग गया। और जब भी कभी गैस, यानी कि जब भी कभी गैस अगर ठंडी होती है, वेपर अभी ठंडी होती है, वो लिक्विड में बदलने लग जाती है। तो उड़ते उड़ते उड़ ही रहता था इससे अच्छा, लेकिन देखो इसका लालच इसे खा गया, फिर से लिक्विड बनकर वहां घुस गया, यहां फ्लास्क में इसको कैप्चर कर लिया। अभी तक अपने भाई के साथ था, वाटर के साथ, कोई इज्जत ही नहीं एसीटोन की। अब एसीटोन अलग से बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, इसका सप्लाई हो रहा है बूंद बूंद। तो जो एसी में आपको कभी पाइप आप देखना, उसका आउटलेट जो निकला होता है उसका, उसमें से ऐसी पाइप ड्रॉप ड्रॉप जो निकलती है, वो कुछ और नहीं है, वो यही है, ठंडी जो एयर ठंडी हो रही है, वो कंडेंस होकर के वो जो पानी निकल रहा है वो वही है। तो समझ आ रहा है। तो हमने वाटर में से एसीटोन को कैसे निकाला बच्चों, बहुत प्यार से निकाला। हमने इन दोनों को गर्म किया, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में चूंकि अच्छा खासा डिफरेंस है, तो एसीटोन जल्दी गर्म हो गया, वेपर बना, हमने उसके लिए अरेंजमेंट कर रखा। तो ठंडा ठंडा अरेंजमेंट में आते ही वो ज्यादा ही मस्ती में आ गया, और इतनी मस्ती में पानी पानी हो गया एकदम। तो एकदम बिल्कुल एसीटोन की जो गैस थी वो लिक्विड हो गई, अब वो क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं कंडेंस हो गया, और कंडेंस होकर हमने उसे इस फ्लास्क में उतार लिया। तो यहां से हमने, अब यहां जो बचेगा लास्ट में, वो कौन होगा, वो होगा पानी। क्योंकि अभी बहुत स्कोप है, हम गर्म करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर हम पहुंच जाएंगे, 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाएंगे, नर्वस 90 का भी शिकार नहीं होगा पानी हमारा, वो तब भी बेचारा वहीं हाथ पैर मार के बैठा रहेगा। अब जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला होगा, हम यहाँ पे स्विच ऑफ कर देंगे, पानी को बोलेंगे हो गया काम आपका, वो निकल लिया, आप अकेले बैठे रहो। समझ आ रही। तो इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस क्यों जरूरी है। अगर सोचो ये 56 होता और ये 60 होता पानी का, तो चक्करबाजी क्या होती, जब तक वो उड़ ही रहा था रास्ते में, वो भी उसके पीछे पीछे निकल लेता, तो हमें दिक्कत हो जाती। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्टिलेशन में सबसे पहले कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, ये वाला, कि कभी भी किसी गैस को ठंडा करते हैं, टेम्परेचर कूलिंग करते हैं, तो वो लिक्विड में कंडेंस होती है, एक प्रिंसिपल ये है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो ये काम कर पा रहा है डिस्टिलेशन, उन लोगों पर काम कर पाएगा। कहां पर लिमिट आ जाएगी, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स आसपास हो गए, तो ऐसे केस में बच्चों हम कहेंगे कि भाई ये काम नहीं कर पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको बता दी, बहुत प्यार से हमें समझ में आ गया। अब है हमारे पास तीसरा प्रोसेस होमोजीनियस, उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बच्चों, क्रोमा मतलब बेसिकली कलर होता है, तो उसके लिए देखो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। एक बर्तन लेना, इस बर्तन में आप लोग ना एक ये कागज की स्ट्रिप है, बेसिकली क्रोमेटोग्राफी पेपर है, स्पेशल पेपर एक तरह से, थोड़ा थोड़ा ये कागज है, मतलब बहुत स्पेशल भी नहीं है, नॉर्मल कागज है। इस कागज की पट्टी से हमने स्ट्रिप ली और इसको यहाँ पे ऊपर पे बांध दिया हमने, और नीचे पे हमने क्या किया, देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसका प्रोसेस समझो। यहां से स्टेप 1 से आपने जो पट्टी ली है, इसमें यहाँ पर नीचे पे पेंसिल से कुछ एक लाइन सी मार ली है,
और यहां पर आपने एक बीच में एक स्केच पेन से कुछ एक ऐसे ब्लैक डॉट मार दिया, स्केच पेन से एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट डॉट। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसको एक इस बर्तन में डाल दिया और ऊपर से क्लिप कर दिया पेपर को, ताकि वो पेपर इतना डिप करे कि वो जो आपने जो होल जो आपने वो किया था पेन से मार्क किया था वहां तक पानी ना पहुंचे, लेकिन बाकी पेपर पे पानी पहुंच जाए। यानी पेपर पानी में डूब रहा है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा जो आपने बनाया था, वो लाइन और वो जो आपने पॉइंट कर रखा है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, एक चीज होती है फिजिक्स में, उसे कहते हैं कैपिलरी इफेक्ट कहते हैं। आपने कभी सोचा कि पेड़ों के इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों के हर पत्ते को पानी कैसे मिल जाता है जबकि जड़ों में हम पानी डालते हैं? क्योंकि जो एक ना कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, बेसिकली प्रिंसिपल का ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है बेसिकली, कि पतली पतली सी ट्यूब होती हैं, उनमें ये इक्वालिटी होती है कि जैसे उन्हें पानी मिलता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। इस प्रिंसिपल को हम बाद में फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब आप आगे बढ़ोगे तो अगले ग्रेड्स में। फिलहाल ये बहुत बेसिक सी बात है कि वो इसमें कैपिलरी फंक्शन हुआ, कैपिलरी के मतलब उस प्रिंसिपल के कारण। या आप जनरल ऑब्जर्वेशन करना, कागज को ऐसे डुबाओ, खाली आप अपने हाथ से कोई कागज पकड़ना, उसे पानी में रखो और देखते रहो, आपको दिखेगा पानी धीरे 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 बढ़ता वो ऊपर आ रहा है। आप देखो ऐसा करके, मेरे कहने पे कागज को काटो थोड़ा सा और उस कागज को नीचे डिप करो पानी पे, पूरा मत भिगाओ, थोड़ी देर बाद देखना पूरा पानी ऊपर चढ़ जाएगा। वो सीलन कैसे आती है छतों में, नीचे से निकल करके, मम्मी पापा से पूछना। तो ऐसे करके तो बच्चा इस तरह से आ गया, ठीक है ना, और हमने कर दिया। अब हमने कुछ नहीं करना, धीरे धीरे अपने आप वाटर फ्लो होगा। आप वाटर का लेवल वैसे नहीं, वाटर इस कागज में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब वाटर धीरे धीरे कागज में बढ़ता जाएगा। इसने थोड़ा और अच्छे से दिखा सकता था, इसको उसने दिखाया नहीं। धीरे धीरे ये पानी तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन ये पानी को सोखेगा एक तरह से, ऐसा आप समझो कागज, और ये पानी को सोखेगा और फिर ये एक बारी में यहां आ जाएगा, उस जगह पर आ जाएगा, ब्लैक डॉट के ऊपर आ जाएगा। फिर ब्लैक डॉट से भी ऊपर ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा। अब जो ब्लैक, ये जो ब्लैक आपने डॉट किया था, ये ब्लैक बेसिकली सिर्फ ब्लैक नहीं है ना, क्योंकि जो कलर्स होते हैं वो बहुत लोगों का कॉम्बिनेशन है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, लाल पीले को मिलाओ हरा बन जाता है, पीले नीले को मिलाओ आसमानी बन जाता है, काले और लाल को मिलाओ भूरा बन जाता है। पढ़े हैं ना बचपन में ऐसे कलर? तो बच्चों हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम ये किस किस इसके कलर को हम बता दे रहे हैं कि किस किस कलर का मिक्सचर था। क्योंकि अब जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता जाएगा तो जो कलर उस पानी के और इस कागज के साथ कंपैटिबल होंगे ऊपर जाने के लिए, वो जाते रहेंगे, जो नहीं होंगे नहीं जाएंगे। और हमें एक बहुत प्यारा सा पैटर्न देखने को मिलता है। इसमें अच्छा सा नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल दिखता है, आप इसे घर में जरूर करना। ऐसा पैटर्न दिखता है, ये भी ऐसा नहीं दिखता है, मतलब इसमें तो गैप दिखाई दे रहा है, ऐसा गैप भी नहीं दिखेगा, एकदम से आपको ऐसा दिखाई देगा, मतलब ग्लो सा दिखाई देगा कि कलर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि किसी ने कलर बिल्कुल एकदम ऐसे वो हो गए ऊपर लाइट 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 होते हुए। तो अब इसको समझते हैं हुआ क्या, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इंक। जो भी आपने इंक लगाई थी यहाँ पे, इसके अंदर आपको लग रहा है कि सिर्फ काला कलर है, लेकिन बहुत सारे कलरों का मिक्सचर से काला बना है वो। तो ये बोला कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इंक है हैव डिफरेंट अट्रैक्शन फॉर द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मतलब कि ये वाला कागज की बात करना चाह रहा है वो, उसके लिए, पेपर के लिए। स्टेशनरी उसे इसलिए कह रहा है क्योंकि रुका हुआ है, ये वाली स्टेशनरी नहीं है, वो वाली स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। स्टेशनरी फेज किसे, पेपर को कह रहा है। और दूसरा कह रहा है एंड द मोबाइल फेज या मोबाइल फेज। मोबाइल फेज कौन सा, सॉल्वेंट, जो मूव कर रहा है वो कौन है, पानी है, सॉल्वेंट अभी केस में, मतलब जो भी होगा वो पानी है, जो भी है। देयरफॉर दे ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस एट गेट सेपरेटेड। यानी कहने का मतलब है कि जो कंपोनेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इतने कंपोनेंट से मिलकर बना था, इनका बिहेवियर जो है वो सॉल्वेंट के लिए, और इनका बिहेवियर जो है इस स्टेशनरी फेज यानी कि इस कागज के लिए, क्रोमेटोग्राफिक पेपर के लिए डिफरेंट है, जिसके कारण कोई यहां पे चल पा रहा है, कोई पानी के साथ ऊपर तक चल पा रहा है, कोई पानी के साथ यहां तक चल पा रहा है। तो अलग अलग तरह से इससे हमें क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या चीज मिलती है, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। हम पता कर पाते हैं कि इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स वगैरह मिले हुए थे, उसके लिए। यूज्ड इन टेस्टिंग इंक, डाइज, पिगमेंट्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा। उसके लिए आप इसे घर में ना कोई पत्ती वगैरह ला करके उनके उसमें भी करते हैं, उसका पिगमेंट देखने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके हो जाता है। बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा है। आप 1 मिनट का मैं आपके लिए ना इसका या तो प्रैक्टिकल करके वाईटी शॉट बना दूंगा, आपको उसमें दिख जाएगा तो और क्लियरली आपको समझ में आएगा। बाकी चीज वैसे ही है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप खुद घर में करके देखो, कुछ तो करो यार घर में यार, ठीक है ना, गर्मी की छुट्टी में करो। हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके 2 तरीके हैं, सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स और सब्लिमेशन। बच्चों क्या होता है हेटेरोजेनियस, अभी हमने होमोजेनियस सॉल्यूशन को क्या कर दिया, सेपरेट करने के 3 टेक्निक्स देखी। क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें नमक पानी को किया, कैसे किया, सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल से। दूसरे नंबर पे डिस्टिलेशन का किया, जिसमें हमने लिक्विड को ठंडा गर्म करो, गैस को ठंडा करो वाला। अभी तीसरा हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी देखा। अब हम हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन को अलग करना है, कैसे
कर सकते हैं? तो बोल रहा है कि एक तरीका है तो सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड जैसे तेल और पानी को अलग करने का तरीका, क्योंकि हेटेरोजीनियस है, कैसे करते हैं वो देखेंगे। और दूसरा सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। बच्चों देखो ये बहुत सिंपल सा तरीका है टू इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने का। तेल और पानी है, हमने कुछ नहीं करा, यहां पर ऐसे करके फ्लास्क को ऐसे उल्टा करके यहां पर लगा दिया है यहां पर, और इसमें ये तेल दिख रहा है, ऊपर ऊपर में मस्टर्ड ऑयल यहां पर तैर रहा, और नीचे पे वाटर वाटर है। यहां पर हमने एक स्टॉप कॉक लगा दी, एक तरह का नल लगा दिया, जिससे कि हम उसको खोलेंगे तो पानी गिरने लग जाएगा, बंद करेंगे तो पानी नहीं गिरेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, और बाकी उसको यहां से स्टैंड से बांध दिया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत फिजिकल प्रोसेस है, कुछ तुम्हें निंजा टेक्निक नहीं लगानी। हमने कुछ नहीं करना है, हमने इसके नॉब को जैसे ही हम खोलेंगे, ऐसे स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, पानी नीचे गिरने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। तेल हमेशा ऊपर रहेगा, पानी नीचे गिरा 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 गिरा, अब एकदम ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल यहां पर ऑयल आ गया, तो तुम्हारा सारा पानी तो यहां इकट्ठा हो गया, तुमने कर दिया पानी तेल को अलग। लेकिन तुम्हें तब भी लगेगा कि थोड़ा बहुत यार अभी थोड़ा बहुत लग रहा है, तो ऐसा करो कि इस पानी को कहीं और खाली करके ले आओ, फिर इसे खाली रखो यहाँ पे, थोड़ा सा नॉब को और ओपन करो, वो जो थोड़ा बहुत तुम्हें दिखेगा उसमें हल्का सा तुम्हें तेल पानी का हल्का हल्का दिखेगा, उसको फेंक दो। बाकी जो इसमें बच गया वो तेल हो गया, जो नीचे पहले आ गया था वो पानी हो गया। ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कुछ ज्यादा तुम्हें वैसा काम नहीं करना। यही चीज लिखिए कि पोरा मिक्सचर लेटर, मतलब सिंपल है, इसमें कोई गणित नहीं लगाना, कोई भारी भरकम प्रिंसिपल नहीं है, इसमें तुम्हारे हाथों की कलाकारी देखी जाएंगी कि तुम कितने अच्छे तरीके से वो कर रहे हो, बस अलग करने का तरीका। कोई बोलेगा मास्टर मैं चम्मच से अलग कर लूं तेल को, हाँ कर ले, चल ऐसे ही कर ले, ठीक है ना। तो उस अब खुद सोचो, चम्मच से अलग करना एक तरीका वो भी है, और एक तरीका ये है। इन दोनों में ज्यादा परफेक्ट ये लग रहा है अगर तुम सोचोगे तो थोड़ा, ठीक है। समझ पा रहे हो, हो गया ये तरीका हो गया। सब्लिमेशन बच्चों ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसे, ये बड़ा बड़ा जबरदस्त तरीका है। इसमें क्या होता है कि जब जैसे आमतौर पे आपने क्या देखा है कि आप जब सॉलिड को गर्म करते हो तो सॉलिड क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को जब आप गर्म करते हो तो क्या बन जाती है दादा, गैस बन जाती है। गर्म करने का सिंबल ये होता है। तो जैसे आप उन्हें हीटअप करते होते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ससुरे, वो सॉलिड से सीधे गैस बन जाते हैं गर्म करते हैं, लिक्विड होते ही नहीं, वो होते हैं होऊंगा ही नहीं, मैं होऊंगा ही नहीं, तो वो सॉलिड से सीधे सीधे क्या होता है बच्चों, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे एग्जांपल है, ऐसे कैंपर, जो कपूर वो होती है ना, कपड़ों वगैरह में आप डालते हो, कैंपर नैफ्थलीन बॉल्स वगैरह जो होती हैं, या पूजा करते समय कभी आरती के लिए कपूर होता है, वो तुमने देखा होगा। तो कपूर को आप जलाते हो, कपूर क्या होता है, सीधे उसके बाद भाप बन के उड़ जाता है, खत्म, गायब हो जाता हो, ठीक, खत्म, टाटा बाय बाय। तो बच्चों ये यही कहना चाह रहे हैं कि अब ऐसे टाइप पे सब्लिमेशन के प्रोसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक बारी में मैं तुम्हें बोलता हूं, एक सैंड है, रेत है, और रेत में लोहे के कंकड़ गिरे हुए, कहीं पे लोहा गिरा हुआ। अब इनको अलग करना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो इनको अलग करने के लिए टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो। आप क्या करोगे, जो आयरन, एक मैग्नेट लेके आओगे, वो आयरन को स्टिक कर लेगा, नीचे नीचे रेत रह जाएगी, तो आपने कर दिया अलग अलग, रेत अलग हो गई, मैग्नेट में आपके लोहा चिपक गया। ये एक तरीका। अब यहां पर क्या है, जैसे हमारे पास एक चीज है रखी हुई यहां पर, टेक अ स्पैटुला क्रस्ड कैंपर एंड सैंड। हमारे पास दो चीजें हैं इस बार, दो चीजों का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सैंड थी, किसी ने ला करके उसमें कपूर मिला दिया, ले भाई कपूर, कपूर की गोलियां नहीं, कपूरी कपूर मत, अच्छा कपूर नहीं, कैंपर के लिए तो तुम्हें पता नहीं होगा कपूर कहते, पता नहीं तुम कहते हो कि नहीं कहते हो। उस कैंपर को मिला दिया उसमें, अब दोनों मिक्स हो गए। अब उसको कैसे हाथ से हैंड पिक करोगे, नहीं हो पा रहा, कैसे करें, क्या करें, तो उसके लिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करेंगे, किसकी, कैंपर की। क्योंकि कैंपर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे ही हीटअप करोगे वो क्या हो जाता है, वो सीधे हवा हो जाता है, यानी कि वो वेपराइज हो जाता है सीधे, डायरेक्टली लिक्विड नहीं बनता। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर इस तरीके से ये फ्लास्क है, फ्लास्क को उल्टा कर दिया, ऐसे होता है ना फ्लास्क, ऐसे करके इस फ्लास्क को उल्टा कर दिया, ऊपर पे कॉटन प्लग कर दिया, यहां पर कॉटन को लगा दिया ऊपर पे, ताकि कुछ यहां से चीजें वो ना हो सके। और नीचे पे यहाँ पे जो आपका चाइना डिश है, इसमें आपके पास वो है कैंपर है, और इसमें आपके पास सैंड है, दोनों मिले हुए। और यहां इसके बिल्कुल मुंह पे इसको लगा दिया, नीचे से हीटअप करना चालू किया। जैसे हीटअप करना चालू किया होगा, क्या होगा, जो कैंपर है वो कैंपर क्या होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। सैंड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्म कितना भी कर लो, कैंपर गर्म होकर के धीरे धीरे अपना स्टेट चेंज करने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे बेचारा स्टेट चेंज करके अपना क्या हो जाएगा, वेपराइज होने लग जाएगा। बस इसी चीज की कमी थी, ठीक है, हो जाना यार प्लीज, ठीक है। तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और वेपराइज होने के कारण, क्योंकि ऊपर तो तुमने उसका रास्ता रोक रखा है, तो वो वेपराइज होकर तुम्हें अगर यहां दिखाई दे रहा होगा अपनी बुक में, व्हाइट 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 से चिपक गया, यहीं पे चिपकने लग जाएगा। जैसे जैसे तुम लोग देखते हो सब्जी बना रहे हो, ढक्कन लगा दिया तो ऊपर बाद में कैसे कैसे पानी पानी हो जाता है, वैसे वाला। सब्जी नहीं, मैगी तो बनाते हुए देखा होगा कभी, हाँ खुद तो बनाई होगी, चलो इधर देखो, तो हाँ चलो मेरे ख्याल से काम कर रहा है। ये अच्छी टेक्निक है, मैं सभी को बताना चाहूंगा, जब भी कभी बोर्ड में आपके ऐसा हो जाता है तो आप थोड़ी देर के लिए रहने दिया करें ऐसे, मल्टी फंक्शंस करोगे तो दिक्कत हो जाती है, छोड़ दो वहीं पे, ठंडे में रखो उसे। ऐसे भी हम मड वाला को भी ऐसे ही करने वाले हैं, ठंडे में छोड़ देंगे उसे, अपने आप मड साफ होता है।
तो बच्चों यहां पर क्या हुआ कि कुल मिलाकर के जैसे हमने वो किया तो पूरा का पूरा वो वेपराइज होकर के इसके चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया, अलग अलग हो गया। बाद में आप उसको अलग कर सकते हो और नीचे का रेत आपकी अलग हो गई। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है, यही सब लिखा होगा, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो कैंपर, अब सब्लिमेशन को समझ ही लेते हैं। कैंपर ऑन हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट changes directly from the solid state to the vapor state without passing through the liquid state. This process is called sublimation. वो liquid state में नहीं आती है, solid से सीधे directly vapor state में जाती है। अब देखो उसी को अगर आप ठंडा करो वापस से, तो ठंडा करके क्या होता है, लिक्विड बनना चाहिए कायदे से। लेकिन ये अब ये लिक्विड, इसका तो लिक्विड से रिश्ता ही नहीं है कोई। ये बोलता है मेरे लिए, अपन के लिए दो ही स्टेट है, सॉलिड है, गैस है, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस। लिक्विड का चक्करबाजी नहीं है हमारे वहां, होता नहीं, हम मेल्ट होते नहीं, हम पिघलते नहीं, बोल रहा ये वाला। तो बोल रहा ऑन कूलिंग वेपर्स कंडेंस बैक इनटू सॉलिड विदाउट बीइंग लिक्विड। मतलब अगर तुम उसे ठंडा करोगे, कूल करोगे, क्योंकि इस केस में अगर हम देख रहे हैं ऊपर जाकर के, ऊपर तो इतना टेम्परेचर एज सच है नहीं, तो क्या हो रहा है ऊपर पे वो ठंडी होकर के वहीं पर क्या हो जा रही है, सॉलिड फॉर्म में वहीं पे चिपक जा रही है ना। तो बेसिकली ये यही बोलना चाह रहा है कि इसको कहते हैं डीपोजिशन, यानी कि सॉलिड से गैस वेपर बनने को सब्लिमेशन और वेपर से वापस सॉलिड बनने को डीपोजिशन कहते हैं। और फिर कह रहे हैं हेंस कैंपर सब्लिमिज एंड सेपरेट्स फ्रॉम सैंड बिकॉज सैंड डज नॉट सब्लिम ऑन हीटिंग, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सब्लिमेशन नहीं होता, सैंड में, कैंपर में होता है, तो हमने अलग अलग कर दिया। अब आते हैं बच्चों सस्पेंशन। सस्पेंशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया चॉक पाउडर को आप पानी में डाल दो, आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऊपर पे दिखाई देंगे, होते होमोजीनियसली ही हैं लेकिन फैले पड़े रहते हैं, ऐसे नीचे बैठ नहीं जाते, लेकिन ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं, ऐसे डिस्को कर रहे होते हैं, तो तुम्हें दिखेंगे वो ऐसे। बंद कमरे में देखना, तो मतलब लाइट बंद करके देखना, लाइट जला करके, उसमें तो मजा आएगा। क्या कह रहे हैं मास्टर, लाइट कमरे की बंद करना और गिलास में लाइट जला के देखना गिलास के ऊपर, तो तुम्हें अच्छे से दिखाई देंगे वो, ठीक है ना। हाउ कैन वी सेपरेट मड फ्रॉम वाटर। अभी वाटर और मड को कैसे सेपरेट करते हैं बच्चों, तो उसके लिए तो सिंपल तरीका है कि पहले तो छोड़ दो उसे वैसे ही, तो जो मड होती है वो नीचे बैठ जाती है, एक तरीका है। लेकिन तुम्हें और कुछ करामातें करनी है कि मास्टर ये करना है, तो तुम ऐसा करो उसे छन्नी छुन्नी से छान दो। फिर भी तुम बोल रहे मास्टर मुझे और करामातें करनी है, तो उसके बाद हमारे पास तरीके हैं, एक सेंट्रीफ्यूगेशन का और एक कोएगुलेशन का, ठीक है ना, कोएगुलेशन का। एक का पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन बच्चों एक सेंट्रीफ्यूगल से निकल के आया है। सेंट्रीफ्यूगल एक तरह का फोर्स होता है। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जैसे आप कभी रोड में जा रहे थे, एक रोड चल रही थी, ये रोड में आप ऐसे करके जा रहे थे, ठीक है, तो आप किसी गाड़ी वगैरह में बैठे हो मान लेते हैं, ठीक है, गाड़ी जा रही है आपकी, जैसे ही गाड़ी ने आपके कट लिया ना बच्चों, तो क्या होता है कि सेंटर की तरफ, यहां सेंटर की तरफ एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण आप राउंड ले पा रहे हो, सक्सेसफुल बेंडिंग कर पा रहे हो, तो आप चले गए। लेकिन उसी इंस्टेंट पे जब अगर ये शार्प मोड़ है, तो आपको महसूस होगा एक धक्का बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, आपको सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस होगा। ये आपने याद करो, जहां जहां मोड़ है, कभी गए हो, नहीं गए तो एक बार गाड़ी में जाओ किसी के साथ, ठीक है ना, बस वगैरह में जाओगे, तुम ऐसे पकड़ लेते हो, मैं तो ऐसे पकड़ लेता था स्टंट, क्योंकि आप बाहर की तरफ गिरने लग जाते हो, सेंटर से अवे गिरने लग जाते हो आप, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो उसी प्रिंसिपल पे हम इस चीज को कर रहे हैं। असल में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर पार्टिकल ऑफ मिक्सचर बाय रोटेटिंग इट एट हाई स्पीड। यानी हमारे पास कोई एक ऐसा लिक्विड है, जैसे यही है वाटर विद चॉक पार्टिकल, तो चॉक पार्टिकल थोड़ा भारी है, बाकी वाटर है, तो हमने क्या किया, इस तरह का एक मशीन होती है, बहुत सिंपल सा एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रखा है इसका, तो एक सेल से ही चल रहा है, हमारा सेल से ही बन जाता है। तो इसमें क्या किया हमने, इसमें तो प्लेन वाटर रख रखा है, क्लीन लिक्विड, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वाटर चॉक का सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब हमें क्या करते हैं, इसे स्पिन करते हैं, जैसे करते हैं, यहाँ बटन को ऑन करोगे तो ये स्पिन करता है, और स्पिन करते करते ये बिल्कुल ऐसे, अभी तक नीचे है ना, स्पिन करते करते ऐसे खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने वाली पिक्चर ले रखी है, ये ऐसे खड़े होते हैं हॉरिजॉन्टली, और ऐसे ऐसे करके राउंड शेप में बहुत तेजी से घूमते हैं, बहुत राउंड पर मिनट जो इनका होता है बहुत हाई होता है, जैसे पंखा घूमता है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप इसको निकाल के देखते हो, तो आपको ये दिखता है कि जैसे पहले बिल्कुल ऊपर से नीचे तक कैसा था, सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे इसमें पूरे ऊपर से चूने के, अब ये दिख रहा होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स चूने वगैरह के, वो सारे नीचे बैठ गए और ऊपर ऊपर आपको लिक्विड मिल गया। अब लिक्विड को आप अलग से अलग कर सकते हो और नीचे आपका वो बच गया। तो ये एक अलग तरीके से आपने इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो इसमें अल्टीमेटली क्या होता है, जो भारी वाला हिस्सा होता है, जो भारी हैवी एलिमेंट्स या हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो दूर की तरफ चले जाते हैं, दूर की तरफ, जब ये घूम रहा होता है वो दूर की तरफ चले जाते हैं। मैं ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, फिजिक्स पढ़ते हम पढ़ेंगे इसे। सेंटर, वही मैं जो बता रहा हूं, वो धक्का जो लगता है बाहर की तरफ, सेंटर से अवे की तरफ धक्का लगता है, तो सारे भारी पार्टिकल यहां आकर के इकट्ठे हो जाते हैं नीचे पे, और हैवी चीजें और लाइट चीजें ऊपर की तरफ जाती है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है ना। इसको मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है। इसका फायदा क्या होता है एग्जाम्पल में, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन में ना, जैसे क्रीम को अलग करने वाले के तरीके में बहुत यूज होता है, इसे हिंदी में अपकेंद्रीय कहते हैं, अपकेंद्रीय बल होता है ये जो सेंट्रीफ्यूगल होता है। इसमें क्रीम ऊपर आ गई और नीचे आपका स्कीम्ड मिल्क रह गया। अगर आपको स्कीम्ड मिल्क जो
जो बनता है वो ऐसे ही बनता है कि मिल्क को बहुत तेजी से रोटेट करा देते हैं ऐसे इस तरह की मशीन्स के अंदर। तो जो भारी भारी वाली चीजें रहती हैं वो सारी की सारी एक तरफ हो जाती हैं और बाकी चीजें ऊपर की तरफ आ जाती हैं। समझ रहे हो? क्रीम यानी हल्की चीजें ऊपर की तरफ आ जाती है। ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसका, जो भी पैथोलॉजी लैब्स वगैरह होते हैं वहां पर ये मशीन मिलेगी आपको, कभी देखना है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, ये ब्लड रहता है, ब्लड को भी इस मशीन को डालते हैं, तेजी से घुमा देते हैं, बहुत फास्ट घूमती है, बहुत फास्ट। इस चक्कर में क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स हैं वो नीचे रह जाती है, क्योंकि ब्लड सेल्स कंपैरेटिवली हैवियर रहती हैं, प्लाज्मा हल्का रहता है, प्लाज्मा ऊपर आ जाता है। तो इन दोनों को सेपरेट करने की टेक्निक होती है। डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है, ब्लड टेस्टिंग में यूज होता है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वहां दे दूंगा जहां इसकी जगह होती है टेलीग्राम। कोएगुलेशन भी एक प्रोसेस होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है बच्चों। जैसे आपके पास यहां पर क्या है, मडी वाटर है, आप जो जो कर सकते थे कर लिया आपने, साफ जितना कर सकते थे आपने उसको थोड़ा रहने दिया, मड अपने आप नीचे बैठी, फिर पानी अलग किया, फिर थोड़ा उसको किसी छन्नी उन्नी से साफ करा, उसके बावजूद भी आपको मडी वाटर दिख रहा है। इसका तरीका है, आप इसमें पाउडर्ड एलम डाल देते हो, एलम फिटकरी वगैरह, आपने फिटकरी का पाउडर इसके अंदर डाल दिया। ये फिटकरी का पाउडर कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, कोगुलेट्स द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज को एक जगह इकट्ठा कर देता है। सारी सब जो इंप्योरिटीज थी वो एक जगह, इसको देखती है कि आइला ये आ गया यहां से, तो सब लोग अपना मिलाकर के अपनी कॉलोनी बना देते हैं। जो सस्पेंडेड मटेरियल यानी कि जो वो था उसमें मड था, वो सारी एक जगह हो जाती है, भारी हो जाती है, भारी हो जाती है, सारी नीचे बैठ जाती है। तो इस तरीके से इंप्योरिटी नीचे सेटल हो जाती है और बाद में आप इसको क्या कर लेते हो, हटा लेते हो, प्योर वाटर आपको मिल जाता है। तो इस केस में जो है एलम होती है, एलम का केमिकल फॉर्मूला बताना आप मुझे, ठीक है, देखते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन एंड द एलम इज सेट टू एज कोएगुलेंट। ये कोएगुलेंट कहते हैं इसे, जिसने इस तरह का काम किया। अभी के केस में एलम ने किया, कभी कभी दूध में आप नींबू का वो डाल करके जब पनीर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो नींबू का एक बूंद डाल रहे हो तो नींबू वहां पे कोएगुलेंट की तरह काम कर रही होती है, क्योंकि फिर वो भी इसी तरह के काम करती है कि बाकी सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर देती है, बाकी का जो पानी पानी वाला पार्ट है दूध का वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। दीज लार्जर क्लम्स दस फॉर्म्ड सेटल्ड बाय ग्रेविटी सेडिमेंटेशन एज शोन इन फिगर। ये जो दिखा है सेडिमेंटेशन हो गया, कैन बी सेपरेटेड, इसको अलग कर लेते हैं फ्रॉम वाटर बाय डिकेशन ऑफ वाटर, ठीक कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई खास एज सच नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने ना, मुझे पता था अगर ये फिगर सब कुछ सामने दिखेंगे तो मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इस पे मेहनत करी। ये आपके पास कोलाइडल एंड टिंडल इफेक्ट्स है बेसिकली। कोलॉइड क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बेस्ट एग्जांपल कोलाइड का मैंने आपको बताया मिल्क है। आप मुझे कोई दूसरा एग्जांपल बताएंगे। इसमें क्या होता है कि कोलाइड भी वैसे ही होता है जैसे कि सस्पेंशन था, सस्पेंशन में भी चौक पार्टिकल ऊपर पर थे, इसके अंदर भी रहते हैं, लेकिन मैंने बताया कि इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, तो आपको लगता है होमोजीनियस, तो ये अपेरेंटली होमोजीनियस है, बट इन एक्चुअल ये एक हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन होता है। तो ये सस्पेंशन से थोड़े छोटे पार्टिकल और ट्रू सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े पार्टिकल, यानी नमक को पानी में घुलते हो तो बिल्कुल घुल जाता है, लेकिन ये आपको लगता है घुल गया, लेकिन इसके पार्टिकल घूम रहे होते हैं हवा में। क्यों पता चला? टिंडल इफेक्ट से हमें पता चला, क्योंकि टिंडल इफेक्ट में हमें यहां पर इसका लाइट दिखाई दे रही है, इसका मतलब पार्टिकल है तभी टकरा के आ रही होगी। यहां पर ये थोड़ी बहुत दिख रही है, दिखनी नहीं चाहिए वैसे, कुछ भी नहीं दिख रही, यहां पे कुछ भी नहीं दिखती है, सीधे टारगेट में ही दिखता है कुछ, अदरवाइज लाइट आपको दिखती नहीं आर पार जाती हुई ट्रू सॉल्यूशन में, नमक वाले में। और यहां पर भी आपको दिख रही है चौक टाइप में, क्योंकि यहां पर भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। तो आप मेरी बात आई होप समझ पा रहे हैं, मन नहीं कर रहा करने का, इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बातें मैंने बताई है यार, यही बच्चों टिंडल इफेक्ट यही वाला है। टिंडल इफेक्ट क्या है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइड, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलाइडल में नहीं, सस्पेंशन में भी होता है, कहीं लिखा होगा इसमें, ट्रू सॉल्यूशन में नो टिंडल इफेक्ट है, कोलाइड एंड सस्पेंशन दोनों में टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट का मेन प्रिंसिपल यह है कि जो लाइट आती है उसको रास्ते में अगर कोई पार्टिकल मिलता है तो उनसे टकरा करके स्कैटर होती है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देती है। अगर वहां पार्टिकल नहीं है मौजूद, यानी कि तो अगर वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है तो वहां मौजूद नहीं होगा, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर के सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में या फिर सस्पेंशन में आपको हमेशा टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ये एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता रखे हैं, इसको आप बेटर तरीके से पढ़ लोगे। ये इसकी समरी है, सारी की सारी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज रैपिड स्पिनिंग सब कुछ है, जो मैंने बताया वो सब कुछ बच्चों इसमें कवर हो चुका है। आई होप यार आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को। अगर लास्ट तक आप लोगों ने, सारे बच्चों ने इस सेशन को देखा था, मुझे जरूर बताना मास्टर जी कि हमने लास्ट तक देखा और हमें कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या चीज अच्छी लगी, ठीक है ना, वो सब आपको बताने का होता है। और नीचे कमेंट सेक्शन में सब बच्चों का वेट कर रहा था, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। मैं लाइव क्लासेस रेगुलर आकर के लेता ही हूं तुम लोगों की, मैथमेटिक्स की थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे लेता हूं। तो किसी दिन हम ऐसा करेंगे, हफ्ते में कभी एक दो दिन इनकी क्लासेस ले लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस तो होता नहीं है। तो लाइव क्लासेस में जो रहे सही डाउट्स भी होंगे वो भी आपके बहुत प्यार से कवर हो जाएंगे, और आप उसके अलावा मस्ती मारो, ठीक है ना। इतना हैवी नहीं, पढ़ने के लिए चीजें होती भी नहीं है। अगर तुम तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तुम्हें बहुत कम एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर तुम स्कैटर्ड वे में पढ़ाई करते
पढ़ते रहोगे बच्चों तो तुम साल भर पढ़ते रहोगे और रिजल्ट तुम्हारा कुछ खास नहीं आएगा। लेकिन अगर तरीके से पढ़ोगे तो अपने सारे काम करते रहो, पढ़ाई के अलावा जितने हैं पढ़ाई भी कर लो बीच बीच में, क्योंकि इतना ना तो सिलेबस है तुम्हारा, ना ही चीजें इतनी टफ है। साइंस ले रखी है तुमने, मैथ्स ले रखी है, चीजें ऐसी हैं कि बहुत आसान होती है, पढ़ना याद करना भी नहीं रहता। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, आप सभी का वेट करूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप मुझे बताएंगे लेक्चर कैसा लगा था। एक एक दिल तो सबकी तरफ से आना ही आना चाहिए। वीडियो को जरूर लाइक करें, हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप भी कर सकते हैं, आपका सपोर्ट नीडेड है। इसके लिए मुझे बच्चों यूट्यूब क्लासेस के लिए एक लिमिटेड टाइम स्लॉट्स मिलते हैं कि इतना ही घंटे पढ़ाना है, उसमें मैं आप लोगों को लिमिटेड उसमें पढ़ाता हूं, क्योंकि बाकी अदर पेड बैचेस चल रहे होते हैं। अगर आप इस तरह की फ्री क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट एटलीस्ट चाहते हो कि हो, तो आपका सपोर्ट और प्यार वगैरह चाहिए होता है इसमें, तो कमेंट सेक्शन में दिखाया करो। अभी के लिए यार बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।